ट्वेल्थ के बाद 3 प्रकार की कैटेगरी के बच्चे आते हैं। नंबर 1 इंटेलिजेंट, दूसरा सामान्य, तीसरा रहता है सामान्य से नीचे। मौसा चाचा चाची जो बोलते हैं कि आप इंटेलिजेंट है तो आप डॉक्टर इंजीनियर बने, आईएएस। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। वो ये धंधा ये है कि 12वीं के तुरंत बाद बच्चे को एमपीपीएससी की कोचिंग में एडमिशन करा दो। हमारे देश में बेरोजगारी का 90% कारण है कि हर आदमी गलत फील्ड में है। तो एमपीपीएससी एक्चुअली बहुत मुश्किल होती जा रही है उन लोगों के लिए जो खुद को बदलने को तैयार नहीं है। एक्चुअली भार्गवा भोलाराम में कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। अगले कुछ साल एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक तो कंपटीशन कम हो रहा है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैकेंसी बम्पर आने वाली है। कारण ये है कि एमपी गवर्नमेंट में ढेरों वैकेंसीज आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथ आज खास मेहमान आदरणीय लक्ष्मी शरण मिश्रा सर, जो सिविल सर्विस क्लब के डायरेक्टर हैं। वैसे तो सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोगों ने सर को सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे। सर सबसे पहले तो सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आपके कुछ प्रश्नों को लेकर सर से चर्चा करेंगे और सर का जवाब देने का अंदाज ही कुछ अलग है। सर, वर्तमान में एमपीपीएससी की तरफ से बच्चों का मोह भंग हो रहा है। ऐसा क्या बदलाव देखने को मिला जिससे बच्चे से दूर हो रहे हैं? असल में जिस एमपीपीएससी को बच्चे जानते हैं वो एमपीपीएससी अब बची नहीं है। एमपीपीएससी पिछले 2 साल में इतनी बदली है जो पिछले 20 साल में नहीं बदली। और उसका बड़ा कारण ये है कि अब प्रशासन की चुनौतियां बदल गई हैं। इस कारण से उन्हें इस तरह की ब्यूरोक्रेट चाहिए हैं जो बेसिकली एक तो चीज़ों को समझते हों। पहले रटने वाला काम हो जाता था, पर अब चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। दूसरा, ऐसे लोग चाहिए जो समसामयिक परिदृश्य से बहुत अच्छे से जुड़े हों। और एक तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब एक्चुअली केवल कुछ लिमिटेड चीज़ों से एमपीपीएससी नहीं निकलती। तो एमपीपीएससी एक्चुअली बहुत मुश्किल होती जा रही है उन लोगों के लिए जो खुद को बदलने को तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि टाइम टू टाइम आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे वैसे एमपीपीएससी भी टाइम टू टाइम अपडेट होती है। अब अगर आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते तो वो हैंग होने लगता है। बिल्कुल वही हालात इस समय एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स की कि एमपीपीएससी बदली और बच्चे नहीं बदल पाए। और बच्चे इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि एक्चुअली बदलाव बहुत मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति बदलाव के लिए तैयार होता नहीं है जब तक कि उसे 2-3 बार हार का सामना ना करना पड़े। तो आज नहीं तो कल बच्चों को बदलना ही पड़ेगा। जब तक वो बदलेंगे नहीं तब तक वो एमपीपीएससी को नहीं क्रैक कर पाएंगे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर का बबरकुया बोलाराम क्षेत्र एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का एक अड्डा माना जाता है। यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है कि छात्रों के अंदर डिप्रेशन जैसी समस्या है, परेशान है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली भार्गवा भोलाराम में कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। ये जो है ना तैयारी की एक्टिंग कर रहे हैं। ये पूरी कहानी शुरू हुई तब जब हमारे देश में कोविड के कारण लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में कॉलेज ने इनको जनरल प्रमोशन दे दिया। तो कॉलेज में इन्हें पढ़ना लिखना सीखा नहीं और रील देख देख करके इनका मन हुआ कि इनको ये पीएससी आईएएस कर लेना चाहिए। और ये भार्गवा पहुँच गए और यहाँ आकर के किसी सीनियर के कहने पर उन्होंने कोचिंग को ज्वाइन कर ली, जिससे कोचिंग के मालिक की BMW खरीदने में उन्हें कंट्रीब्यूट कर दिया। पर 1 आध महीने बाद उन्हें कोचिंग जाना बंद कर दिया। उसके बाद लाइब्रेरीज़ में बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो किसी से छुपा नहीं है। शाम को रात में आप 8-9 बजे 10 बजे चले जाइए तो भोलाराम पे वो घूमते फिरते मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ के बड़े शिकार हैं जिसे फोमो कहते हैं। उन्हें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी वो करती है कि भैया आज कोई नया नोट्स आ गया है मार्केट में, आज कोई नई किताब मार्केट में आ गई है तो लाइन लगा के जाएंगे, उसे खरीद लेंगे या PDF उसकी डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि पढ़ेगा कोई नहीं उसे, खोलेंगे उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग, वो नहीं खोलेंगे उसे। तो यहाँ जो बच्चे पिछले 4 साल में आए हैं, पिछले 3 साल में आए हैं, ये एमपीपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। एमपीपीएससी की एक्टिंग कर रहे हैं, बिना कुछ पढ़े, बिना कोई किताब खोले, केवल उनको खरीदते जाने से, केवल PDF सेव करते जाने से एमपीपीएससी नहीं निकलता। तो यहाँ पे जो बच्चा मुझे डिप्रेस दिखता है उस बच्चे को मैं बोलता हूँ बेटा अब पढ़ाई शुरू कर लो, बहुत एक्टिंग हो गई। तो यहाँ पर डिप्रेशन का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है। हाँ, केवल एक गलती मैं मान सकता हूँ हमारे स्कूल कॉलेज की है कि इन बच्चों को कोविड के टाइम पे जनरल प्रमोशन दे करके इनको कभी सिखाया नहीं कि पढ़ना लिखना क्या होता है। इनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं। इनको लगता है कि वो यहाँ आ गए हैं, दौर आ गए हैं, किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, किसी लाइब्रेरी में जाके रोज़ मत्था टेकते हैं और उनके पास PDF आ जाती है, इससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये बच्चे ये नहीं जानते कि पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है। भोलाराम में या बावरकुआ वाले इलाके में जो भी डिप्रेस बच्चा है एक्चुअली उसने तैयारी शुरू नहीं की है। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बेटा अब तैयारी शुरू कर लो, एक्टिंग बहुत हो गई। सर, कभी कभी आपके इन प्रश्नों को लेकर बच्चों के बीच में भी और टीचरों के बीच में आप चर्चा में रहते हैं कि सर कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी बच्चों के खिलाफ, कभी कोचिंगों के खिलाफ, टीचरों के खिलाफ।
सर ये आप जानबूझ के बोलते हैं, टीआरपी के लिए बोलते हैं कि आप कुछ इसको सोच समझ के बात करते हैं? आपको एक चीज़ बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब बीमार होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो आपको दवा खानी पड़ती है। दिक्कत यह है कि जो दवा खिलाता है, कड़वी दवा खिलाता है, वो उस समय हमें सबसे बुरा लगता है, पर जीवन भर हम उसी को याद रखते हैं। और जो हमें जब हम बीमार हैं, हमारी पसंद की चीज़ें, मीठी मीठी चीज़ें खिला रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो किसी न किसी को तो भाई बुरा बनना पड़ेगा, बुरा बनना पड़ेगा, ताकि जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें। या तो पीएससी निकल जाएं, मतलब पीएससी में सेलेक्ट हो जाएं, या पीएससी छोड़ के चले जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है, और जब से मैं टीचिंग में हूँ, 25 साल से टीचिंग में हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई आसपास एमपीपीएससी में जो 25 साल से ये काम कर रहा है और जिसने इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाया हो और जो बच्चों से इतने अच्छे से जुड़ा हुआ हो। मैं हर साल कम से कम 1000 बच्चों की घंटों बैठ करके काउंसलिंग करता हूँ, 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। तो मैं बच्चों से इतना जुड़ा हूँ कि मुझे उनकी गलतियाँ पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके ईगो को सेटिस्फाई करने से अच्छा है कि उन्हें एहसास कराया जाए कि तुम क्या गलत कर रहे हो। तो मेरी बातें कड़वी होती हैं, क्योंकि कड़वी दवा ही आपको ठीक करती है। मीठी चीज़ें आपको बीमार करेंगी, उस समय आपको अच्छी लगेंगी, पर ज़िंदगी भर आप पछताएंगे कि काश कोई कड़वा बोलने वाला आपके आसपास होता। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, कई ऐसे छात्र देखने को मुझे भी मिले, शायद आप जुड़े हैं तो आपको तो स्वाभाविक है, कि जिन्हें 2-3 बार मेंस दिया, 2-2 इंटरव्यू भी दिए, लेकिन वर्तमान में उनका प्री नहीं निकल पा रहा है। उसका बड़ा कारण आपको बताऊं क्या है? बड़ा कारण यह है कि उन्होंने जीवन में केवल एक बार तैयारी की। उन्होंने जब पहली बार तैयारी की थी, और पिछले कुछ समय में एमपीपीएससी के साथ ये हुआ कि एमपीपीएससी इतनी अनसर्टेन थी कि किसी ने बहुत प्लान तरीके से बहुत डिटेल में तैयारी की ही नहीं है। जब कभी आपका प्री था, 2 महीने का 3 महीने का टाइम था, तो जो भी सबसे छोटी किताब, सबसे छोटा नोट्स मिल गया आपसे, आपने उससे प्री की तैयारी कर ली। जब आपका मेंस आता है, तो आजकल कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 45 दिन में मेंस हो रहे हैं, तो आप 45 दिन में मेंस तो तैयार करोगे नहीं, तो आपने कोई भी जो शॉर्टकट था उससे आपने मेंस प्रिपेयर कर लिया। और उसके बाद जब आपका नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने उसे कभी बदला नहीं। हर चीज़ 1-2 साल बाद बदल जाती है। यहाँ पर जो बच्चा 7 साल पहले जिसने मेंस लिखा था, आज भी उसी नोट्स के भरोसे मेंस निकालना चाह रहा है। भाई अगर एक बार तुम वो नोट्स को पढ़ करके फेल हो चुके हो, तो अगली बार क्या चमत्कार होगा कि तुम वही पढ़ोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सीनियर्स हैं, वो इकलौती बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो नया नहीं पढ़ रहे हैं। उनने जो पहला मेंस लिखा था, या जो पहला प्री उनका निकला था, उसके बाद से उनने प्री में कुछ अपडेट नहीं किया, उनने मेंस में कोई अपडेट नहीं किया। उनको लगता है कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, पूरी परिस्थितियां, पूरी कायनात मुझे सेलेक्ट होने के लिए पेपर आसान बना देंगी, मेरे नोट से ढूंढ करके क्वेश्चन ले लेंगे, और जो मुझे आता होगा केवल वही पूछ लेंगे और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो भाई ये एग्जाम हर साल पूरी तरह से बदल जाती है। एग्जाम भी बदलती है और कॉम्पिटिटर भी चेंज होते हैं। अगर आप वहीं खड़े रहे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो जो सीनियर्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने पिछले 3 साल से कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। उन्होंने जल्दबाजी में जो एक बार नोट्स बनाए थे, उसी नोट्स के भरोसे वो हर साल एग्जाम देने जाते हैं, और हर साल उनके 4 नंबर कम होते जा रहे हैं। कभी वो 2 नंबर से चूके, फिर 4 से चूकेंगे, फिर 6 से चूकेंगे, और उसके बाद फिर वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं बहुत क्लियरली ये कहूँ, सीनियर्स ने नया पढ़ना बंद कर दिया है, और जो नोट्स उनके पास है वो जल्दबाजी में बनाए गए बहुत ही बेसिक नोट्स हैं, उनसे एग्जाम नहीं निकलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और वो हर साल नया नहीं कर रहे हैं। वो रह रहे हैं इंदौर में या कहीं और रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, पर उनसे पूछिए कि उन्होंने नया क्या किया। अरे भाई, अगर आप एक चीज करके फेल होते हैं तो आपको रास्ता बदलना होता है, आपको नोट्स फिर से बदलने हैं, आपको फिर से नई किताबें पढ़नी है। आपने कुछ भी अलग नहीं किया। जैसे एग्जाम की डेट आएगी, आप पुराना पुथन्ना उठाएंगे, उसी को रटने लग जाएंगे, तो वही रट करके आप पिछली बार हो चुके हैं फेल। अगर आपको फेल होने का रिकॉर्ड बनाना है तो पिछली चीज़ें पढ़ते रहिए, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो पिछली चीज़ें हटाइए, नई चीज़ें पढ़िए। कहीं ना कहीं सर, कुछ लोगों के अंदर एक चीज़ रहती है कि मैंने तो 2 बार मेंस लिखा है, 1 बार इंटरव्यू दिया है, तो मुझे सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं उस भ्रांति में भी जीते हैं कुछ लोग। देखिए, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग होता है, क्योंकि एक चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं, हमको क्या दिखता है, हमको ये दिखता है कि भैया सिलेबस वही है। लोग कई बार थोड़ा सा कब सचेत होते हैं, जब सिलेबस बदलता है। अगर सिलेबस वही है, अगर एक तो सिलेबस वही चल रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ कि भाई वही 2 नंबर आना है, वही 7 नंबर आना है, वही 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो उनको लगता है कि सारी चीज़ें तो वही हैं, हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक फैक्टर बच्चों को दिखाई नहीं देता, और वो ये है कि हर साल कम से कम 25 से 30 हज़ार नए बच्चे इस एग्ज़ाम की रेस में शामिल हो रहे हैं। वो आपसे बेटर जनरेशन है, वो आपसे ज़्यादा पढ़ लिख करके आ रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनकी स्किल आपसे बेटर हैं। तो वही करके, वैसा ही लिख के आप पिछले बार हो सकता है सेलेक्ट हो गए हों, इस बार आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेटर है, इस कारण से आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका सिलेक्शन आपके कॉम्पिटिटर पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेटर है तो वो सेलेक्ट होगा, और अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे खराब है तो कई बार तुक्के में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होना है कि अगली जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से डफर पैदा हो।
उस जनरेशन के पास ज़्यादा स्किल्स हैं, वो ज़्यादा इक्विप्ड है, इस कारण से हर साल नए लोग आते हैं और पिछली बार जो लोग सेलेक्ट हो गए थे उनको बाहर करते जाते हैं। वर्तमान में सर देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए तो 1-2 बार में सेलेक्ट हो रहे हैं, कई लोग 4-4 5-5 अटेम्प्ट के बाद सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सीनियर अभी कुछ बैठे भी हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि जो 12th के बाद स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए शुरुआत कहाँ से और कब से करना चाहिए और कैसे करें? देखिए, एक तो दुकानें बहुत ज़्यादा हैं एमपीपीएससी के नाम पर खुली हुई हैं, तो वो तो चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो और माँ बाप उनके यहाँ एडमिशन करा जाएं ताकि वो उनकी पूरी 10 एकड़ ज़मीन जो है वो अपने नाम करवा लें। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, वो ये धंधा ये है कि 12वीं के तुरंत बाद बच्चे को एमपीपीएससी की कोचिंग में एडमिशन करा दो। विश्वास मानो, जिसने 12वीं के बाद एडमिशन लिया उसका तो अब जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होना है, कारण कि एमपीपीएससी एक ग्रेजुएट माइंडसेट की परीक्षा है और ग्रेजुएट माइंडसेट ग्रेजुएशन करने के दौरान डेवलप होता है, जो वो बहुत अच्छे कॉलेज में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो एमपीपीएससी ग्रेजुएट माइंडसेट और ग्रेजुएट स्किल्स की परीक्षा है, वो आप में तभी डेवलप होगा जब आपने बहुत अच्छी जगह से बहुत अच्छा कॉलेज किया होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि एमपीपीएससी की तैयारी कभी भी 12th के तुरंत बाद शुरू नहीं करना चाहिए, कोचिंग तो कतई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, फिर अगर हमें एमपीपीएससी ही देना है तो पहली चीज़ तो हमें तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, और जब तक हम तैयारी में नहीं आए हैं तब तक हमको इनडायरेक्ट तैयारी क्या करना चाहिए। तो तैयारी के 2 चरण हैं। पहला चरण यह है कि जब आपने तय किया कि आपको एमपीपीएससी देना है तो बस 2 काम शुरू कर दीजिए। पहला काम जो होता है वो होता है कि आप देश दुनिया से जुड़ जाइए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप एमपीपीएससी 4 साल बाद देना चाहते हैं, आज आपने सोच लिया, तो आज से ही बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर भी ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपकी एमपीपीएससी की आधी तैयारी हो जाती है। और दूसरा, अगर हो सके तो कोई बेसिक लेवल की जीके की किताब, जैसे लूसेंट जैसी जीके की किताब आप उठा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप रोज एक पेज पढ़िए तो भी आप 1 साल में 2 साल में आप लूसेंट जैसी बेसिक किताब कवर कर लेंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने का। तो मैं कहूँगा कभी भी 12th के बाद तैयारी शुरू नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट तैयारी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम 4 साल बाद देना है। 4 साल बाद तो 4 बार पैटर्न बदल जाना है, 4 बार सिलेबस बदल जाना है। तो अभी आप तैयारी में चले भी गए तो आपकी तैयारी किसी काम नहीं आना है। तो नंबर 1, 12th के बाद तैयारी शुरू नहीं करना चाहिए, तैयारी हमेशा कॉलेज के बाद शुरू करना चाहिए। नंबर 2, जब आप कॉलेज में हैं, मतलब जब आप 12th से और ग्रेजुएशन करें 12th के बाद से, उस समय आप इनडायरेक्ट तैयारी करें। और इनडायरेक्ट तैयारी का मतलब होता है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और आप बेसिक जीके लेवल की किताबें पढ़ते जाइए। आपको सिलेबस को छूने की आवश्यकता नहीं है। एमपीपीएससी का सिलेबस तभी छूना चाहिए जब आप ग्रेजुएट हो जाएं, जब आप में ग्रेजुएट माइंडसेट और ग्रेजुएट स्किल्स आ जाए। सर क्या 12th के बाद जैसे हम तैयारी करने का, हमें सिविल सर्विस में तो जाना ही है, सिलेबस और पाठ्यक्रम को नहीं देखना चाहिए शुरुआत में? अगर हम सिलेबस या पीवाईक्यू क्वेश्चन को, मतलब 12th के तुरंत बाद इन चीज़ों को देखना चाहिए। देखिए, पीवाईक्यू जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है ये तय करने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या परीक्षा किस दिशा में जा रही है। पर दिक्कत यह है कि हर साल परीक्षा का ट्रेंड चेंज होता जाता है। मैं ये कहूँगा, तैयारी किसी को भी शुरू करना है तो तैयारी में सबसे पहली चीज़ जो है वो सिलेबस को आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि भैया कौन सी चीज़ मुझे आती है, कौन सी चीज़ मेरे लिए नई होगी जो मुझे पढ़ना है। फिर क्वेश्चन पेपर देख के आपको उस सब्जेक्ट की डेप्थ समझ में आ जाएगी और उसका अप्रोच समझ में आ जाएगा। पर विश्वास मानिए, सिलेबस में केवल इतना देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और शुरू के 2-3 साल जब आपको एग्जाम नहीं देना तब आप पीवाईक्यू मत देखिए। पीवाईक्यू आपको एग्जाम के 1 साल पहले देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब देखना चाहिए जब 1 साल बाद आप एक्चुअली जंग लड़ने वाले हैं, 1 साल बाद जब आप एक्चुअली एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि 3 साल पहले से अगर आप एग्जाम फोकस तैयारी करेंगे और एग्जाम थोड़ा सा भी टर्न ले गया तो आपकी पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको ये दिखाते हैं कि जो विषय आपने समझा है, जो विषय आपने पढ़ा है, वो किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने डेप्थ में पूछा जाएगा, किस डायमेंशन में पूछा जाएगा। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पर वो जिस साल आपको परीक्षा देना है उस साल आपको देखना चाहिए, पहले नहीं देखना चाहिए। 12th के बाद कैसे डिसाइड करें किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या चुनें? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ ये होती है, आजकल हम लोग जो हैं वो एक मामले में बहुत गरीब हैं, और वो गरीब ये है कि कुछ भी करके नौकरी लग जाए बस। ये पहले लोगों में एक्चुअली तब आता था जब वो 35-40 की उम्र टच करने लगते थे। उनको लगता था कि यार आप तो कुछ भी करके नौकरी लग जाए, बहुत सपने देख लिए, बहुत मेहनत कर ली। आजकल का बच्चा इतना आलसी है, इतना मक्कार है कि वो 12th पास करते ही उसको अगर कोई 2 रुपए की नौकरी भी दे देगा वो उसमें खुश है, क्योंकि वो नौकरी से लग गया है। तो सबसे घटिया चीज़ है छोटे सपने देखना। तो कुछ भी हो जाए, आपका स्कूल खराब है, आप हिंदी मीडियम से हो, आप गाँव से हो, सपना कभी छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो मानव का जीवन मिला है उसके साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। तो जैसे ही आप 12th पास होते हैं, कहीं से भी पास होते हैं, किसी भी मीडियम से, कितने भी नंबर से, आप बड़े से बड़ा सपना देखें, बड़े से बड़ा सपना देखें।
और बड़े से बड़ा सपना देख करके आपके पास पूरी उम्र पड़ी हुई है, आप 12th पास करके आए हैं, आपको कोई भी एग्जाम देने के लिए 4 साल हैं अभी कम से कम। आप 4 साल में चाहें तो यूपीएससी 3 बार क्रैक कर सकते हैं, 3 बार यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपको बड़े से बड़ा सपना देखना चाहिए। नंबर 2 जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उस सपने को कैसे पूरा करना है उसका पूरा प्लान बनाना चाहिए। और नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सपने को 2 हिस्से में बांटना चाहिए। एक उसका बेसिक फाउंडेशन करिए और उसके बाद फिर उस पर फोकस्ड वो करिए। बड़े से बड़े सपने को देखिए, उसके लिए पागलपन डेवलप करिए, उसके लिए तैयारी करिए और उसके लिए एक टाइम निश्चित करिए। अगर वो ना मिले तो सेकेंडरी सपने पे आइए, वो ना मिले तो फिर थर्ड सपने पे आइए। आपको लास्ट ऑप्शन आखिरी में ही ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही ग्रेजुएट 12वीं पास हुए वैसे ही हमको बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम संविदा शिक्षक से खुश हैं, पटवारी से खुश हैं, हम वो कांस्टेबल से खुश हैं। तो जीवन कांस्टेबल से बहुत बड़ा है। जब तुम्हें क्षमता है तो थोड़ा बड़ा सपना देख लो और बड़े सपने की कोशिश करो, बड़े की कोशिश कर लो। नहीं मिलता है तो छोटे तो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। शुरुआती करियर काउंसलिंग की बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, करियर काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। करियर काउंसलिंग के साथ 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये जुड़ी हुई है कि उस बच्चे को कोई बहुत अच्छे से जानता हो। जब तक उस बच्चे को नहीं जानता, बच्चे का एकेडमिक ग्रेड, उसकी मार्कशीट, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ये नहीं बताता कि बच्चा एक्चुअली क्या है। आजकल बहुत साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं इस चीज़ के। तो नंबर 1 काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे को अच्छे से जानता हो, वही उसका काउंसलर हो सकता है। जो बच्चे के फियर्स को जानता हो, जो बच्चे के स्वभाव को जानता हो, बच्चे के गुस्से को जानता हो, तो एक वो व्यक्ति ही काउंसलर हो सकता है जो बच्चे को बहुत अच्छे से जानता हो। नंबर 1 एक वो व्यक्ति। दूसरा, फिर वो व्यक्ति आज नहीं, उस बच्चे को कैरियर मतलब अपनी नौकरी में जाना है 7, 8, 10 साल बाद, तो वो ऐसा व्यक्ति हो जो 10 साल बाद की पिक्चर समझ पा रहा हो कि 10 साल बाद कौन से करियर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा रोजगार होंगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि बच्चे को आपको कन्विंस करना आता हो कि यही चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दिक्कत ये होती है, कैरियर काउंसलर बच्चे को विकल्प दे देते हैं कि या तो तुम ये कर लेना, ये या तो तुम ये कर लेना। अगर उसमें डिसीजन लेने की क्षमता ही होती तो उसको आपकी क्या जरूरत थी। तो कैरियर काउंसलर वो हो जो बच्चे से बेइंतहा प्यार करता हो, बच्चे को बहुत अच्छे से जानता हो, जिससे फ्यूचर की पूरी समझ हो कि फ्यूचर में क्या क्या कैरियर हो सकते हैं। और तीसरा, जो बच्चे को उसके लिए पूरी तरह से तैयार कर ले, उसे कन्विंस कर ले कि उसे इसी कैरियर को अपना जुनून बनाना चाहिए। और अगर इस तरह का किसी को कैरियर काउंसलर मिल गया जो अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलता। मध्य प्रदेश का मुझे लगता है, देश के बाकी हिस्सों का मुझे नहीं पता, पर मध्य प्रदेश के अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे कॉलेज में किसी बच्चे के पास कैरियर काउंसलर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। और जब कैरियर काउंसलर नहीं है तो या तो चाचा डिसाइड कर लेते हैं, या फिर सीनियर कोई डिसाइड कर लेते हैं, या गांव का कोई बुजुर्ग डिसाइड कर लेता है, या फिर जो दोस्त कर रहे हैं वही डिसाइड करके वो बच्चा चला जाता है। हमारे देश में बेरोजगारी का 90% कारण है कि हर आदमी गलत फील्ड में है, जो उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन अब उस फील्ड में आ गया है तो वो वापस नहीं लौट सकता है। तो लगभग हर बच्चा गलत फील्ड में जा रहा है, इस कारण से वो बेरोजगार बैठा हुआ है। उनके क्योंकि 2-3 साल बर्बाद हो जाते हैं किसी के करियर काउंसलिंग के कारण, फिर उसके बाद वो वापस जाने का कोई विकल्प नहीं बनता। जैसे आपने इसमें बोला कि जो जानता हो वो करियर काउंसलिंग करे, पर जानने वालों को करियर के जो विकल्प हैं उनके बारे में पता ना हो। फिर देखिए, मैंने फिर कहा, आप किसी बच्चे को जानते हैं मतलब आप उसका भला चाहते हैं। ठीक है। मतलब आप जानते हैं कि ये काम देने से बच्चा कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, आप उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये पहली कंडीशन है। लेकिन अगर आपको विकल्प ही नहीं पता है, जैसे बहुत अजीब सी चीज़ मैं आपको कहूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में एक समय 125 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज भी लगभग मेरे ख्याल से 50-60 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे होंगे। भोपाल का एक बच्चा मुझे नहीं मिला जो इंजीनियरिंग कर रहा हो, लेकिन गांव का बच्चा पागल है इंजीनियरिंग करने के लिए। बड़ी संख्या में भोपाल में साइंस के कॉलेजेस खाली पड़े हुए, बड़े से बड़े कॉलेजेस की साइंस की बीएससी की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। वहाँ आर्ट्स का कट ऑफ जाता है 90, साइंस का जाता है 60। लेकिन गांव में आदमी पागल है, अगर वहाँ गलती से आपने आर्ट ले लिया तो लोग आपको समाज से बाहर कर देंगे। तो गाँव में या ऐसे लोग जो आपका भला तो चाह रहे हैं लेकिन उन्हें करियर ऑप्शंस नहीं पता है, तो वो वही आपसे करियर सजेस्ट कर देते हैं, आपसे वही पढ़वा देते हैं, आपसे वही करवा देते हैं जो 1970 के दशक में इंपॉर्टेंट था। 1970 के दशक से लेकर के और अब तक 55 साल हो चुके हैं। 55 साल में क्या, यहाँ देश हर 5 महीने में बदल रहा है। आप 55 साल पुराने करियर्स बच्चे को थमा रहे हो, इस कारण से वो बेरोजगार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये बात सच है कि आपके पास अगर आप कोई जानने वाले हैं तो फिर वो जानने वाले एक्चुअली भविष्य को नहीं जानते हैं। ये दूसरी बड़ी परेशानी है। और तीसरा, जो लोग जानते भी हैं उन्हें बच्चे से मतलब नहीं है, वो बच्चे के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होते कि बच्चे को कन्विंस कर पाए। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी है। इस कारण से ही लोग अलग अलग एग्जाम्स में, नौकरियों में, धंधों में फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बना ही नहीं है।
फिर भी वो इसमें आ गए क्योंकि किसी ने उनको कह दिया, किसी को देख करके वो इस फील्ड में आ गए। तो करियर काउंसलिंग बहुत बड़ी ज़रूरत है जो हमारे देश में बिल्कुल नहीं। 12th के बाद 3 प्रकार की कैटेगरी के बच्चे आते हैं। नंबर 1 इंटेलिजेंट, दूसरा सामान्य, तीसरा रहता है सामान्य से नीचे। क्या जो सामान्य से नीचे वाले हैं, सामान्य वाले हैं, वो भी बड़े बड़े सपने देख सकते हैं बिल्कुल या देख सकते टैलेंटेड ही देख सकते हैं? हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं जैसे आपको करियर काउंसलिंग या फिर मौसा चाचा चाची जो बोलते हैं कि आप इंटेलिजेंट है तो आप डॉक्टर इंजीनियर बने, आईएएस बने। सामान्य वाला है तो उसे बोल सकते हैं कि बने, लेकिन जो सामान्य से नीचे वाले बोलते हैं आप तो बस या तो कांस्टेबल वगैरह की तैयारी करो या फिर कुछ ऐसे ही कर लो क्योंकि आप पढ़ने में होशियार नहीं हो। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट, एवरेज और बिलो एवरेज होता ही नहीं है। इंटेलिजेंट, एवरेज और बिलो एवरेज उनके स्कूल थे और उनके टीचर थे, जिनके चक्कर में बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, एवरेज हो गया, बिलो एवरेज हो गया। गलती बच्चे की नहीं है। अगर उसे पेरेंट्स की भी भूमिका रहती है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की भूमिका होती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छा स्कूल मिल जाए, उसे वो एक्टिविटीज़ मिल जाएं जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर करके देख ले, उसे बहुत अच्छे मेंटर मिल जाएं, तो हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है। हर एक बच्चा, और हर बच्चा हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं होता है, हर चीज़ में, हर स्किल में अच्छा नहीं होता है। तो आपका काम यही है कि उस बच्चे में जो अच्छी चीज़ है उसे आप ढूंढिए, उसे निखारने के मौके दीजिए। और अगर आपने उसे ढूंढ लिया और उसे निखार दिया तो हर बच्चा इंटेलिजेंट है अपने तरीके से, अपने फील्ड में। अब अगर वो अपने फील्ड में इंटेलिजेंट है, उसका फील्ड अगर ये है तो वो अच्छा कर जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ये कैटेगराइजेशन बच्चे का नहीं है, ये स्कूल, मेंटर, टीचर और पेरेंट्स का है। नंबर 2, अगर हम यूपीएससी और पीएससी की बात करें तो यूपीएससी और पीएससी में अक्सर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर जो स्कूल का टॉपर है वो नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल के टॉपर को ऐसा लगने लगता है कि वो तो भगवान बन गया है, वो तो स्कूल में टॉप कर गया, उसके तो 90% आ गए हैं। इसके बाद वो जैसे ही स्कूल छोड़ करके कॉलेज में आता है, तैयारी के उस पर आता है, उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो पढ़ेगा नहीं, वो मौज मस्ती में टाइम निकाल देता है। एमपीपीएससी तो मैंने कभी स्कूल टॉपर्स को निकलते देखा ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ईगो में चले जाते हैं, वो तो अपने इंटेलिजेंट होने के दंभ में, घमंड में ही बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो औसत हैं, उन बच्चों को पता है कि भाई अपने पास इंटेलिजेंट होने का प्रिविलेज नहीं है, अपने हाथ में एक ही चीज़ है और वो है मेहनत। तो एमपीपीएससी वैसे भी एवरेज बच्चे ही निकालते हैं, बहुत सुपर इंटेलिजेंट क्लास के टॉपर एमपीपीएससी कभी नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे बच्चे निकालते हैं जिनको पता है कि भैया अपन इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए अपने पास एक ही रास्ता है कि अपन मेहनत कर लें। जो बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज बच्चे को अगर मोटिवेशन सही दे दिया जाए, अगर उसको पहचान दिया जाए, उसके स्किल्स को पहचान लिया जाए, तो वो अपने तरीके से टॉपर हो सकता है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है पीएससी यूपीएससी निकालने का या बड़े सपने देख करके उसे पूरा करने का। आप अपने तरीके से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि जो डफर है उसका कॉन्फिडेंस नीचे है, जो बिलो एवरेज है उसका कॉन्फिडेंस नीचे है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर उस आदमी के साथ बातचीत कर ले, उसे बता दे कि भाई ठीक है, तू रटने में अच्छा नहीं है पर तू सोच करके बहुत अच्छा कर सकता है, तो तू अपने सोचने की ताकत के दम पे यूपीएससी या पीएससी निकाल सकता है। तो दिक्कत यह है, मैं फिर रिपीट करूं, आपके सवाल का सीधा जवाब यह है कि इंटेलिजेंट गारंटी नहीं कि सेलेक्ट होगा, एवरेज ही एग्जाम निकाल पाते हैं, क्योंकि एवरेज वालों को इंटेलिजेंट होने का घमंड नहीं होता है। और जो बिलो एवरेज है, वो बिलो एवरेज वो है जो डर चुका है। अगर आप उसका डर हटा दीजिए, उसको खोज लीजिए कि वो इस चीज़ में अच्छा है और उसे ग्रूम करने का मौका दे दीजिए, वो टॉप कर जाएगा, पर अपने तरीके से टॉप करेगा। तो बिलो एवरेज भी निकालते हैं, और मैंने तो अपने टीचिंग करियर में ऐसे बहुत लोग देखे हैं। मैं बहुत नामी आईएएस अफसर्स को जानता हूँ जो ग्रेजुएशन मुश्किल से 50% भी नहीं थे और वो पहले अटेम्प्ट पे यूपीएससी क्रैक कर गए। मेरे अपने दोस्त हैं जो मुश्किल से सप्लीमेंट्री से ग्रेजुएट हुए थे, सप्लीमेंट्री पास करके वो लोग अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर गए। तो बिलो एवरेज होना, एवरेज होना किसी भी तरीके से बाधक नहीं है पीएससी और यूपीएससी क्रैक करने में। इसमें करियर काउंसलिंग में लास्ट एक प्रश्न और लेते हैं, क्या सपने पारिवारिक बैकग्राउंड देखकर देखना चाहिए? क्या एजुकेशन बैकग्राउंड देखकर देखना चाहिए कि हमें क्या करना है? कुछ लोग इसलिए आगे बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, कितनी परसेंटेज रही, दूसरा हमारे परिवार में पारिवारिक क्षमताएं क्या रही, आर्थिक। देखिए, अगर आपके सवाल का सीधा जवाब दूं तो बिल्कुल नहीं। ये बात सही है कि आपके परिवार का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, आपकी अब तक पढ़ाई कैसी हुई वो बहुत मैटर करता है, पर ये दोनों चीज़ें बदली जा सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि परिवार की अगर आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, अगर आर्थिक मतलब इकोनॉमिक स्टेटस परिवार का बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, आप बहुत लंबी तैयारी नहीं कर पाएंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होंगे। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप में जिद है तो आप इस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
आपको थोड़ा सा एक पार्ट टाइम जॉब करते हुए तैयारी करनी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई 1 साल में निकल जाएगा, आप 2 साल में निकल जाएंगे। और जो आदमी जिम्मेदारी निभा रहा है, पहले दिन से अपने परिवार को सपोर्ट भी कर रहा है, या कम से कम अपना खर्चा खुद निकाल रहा है, वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता है। और मैंने तो ये देखा है कि जिनका इकोनॉमिक स्टेटस खराब है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब है, वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार हो गए हैं पहले दिन से। और मेरे माँ बाप ने, बहुत पैसा है, वो उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, तो मैं पैसे बर्बाद करता रहता हूँ, अपने टाइम को बर्बाद करता हूँ, मैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता। तो मैं रिपीट करूंगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है अगर आर्थिक रूप से देखें तो। नंबर 2, आप शैक्षणिक रूप से खराब रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप अब भी वैसे ना रहें। अब अगर आप बदलने को तैयार हैं, आप खराब थे, आप फेल हो गए, आप सप्लीमेंट्री आ गए, लेकिन अब आपके अंदर आग है, आपके अंदर पागलपन है कि आपको ये करना है, और उसके लिए आप अपने आप को 360 चेंज करने को तैयार हैं, तो वो बच्चा जो घिसट घिसट के 12th पास हुआ है, वो बच्चा भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है, एमपीपीएससी क्रैक कर सकता है, वो भी टॉपर बन सकता है केवल 1 साल में, बशर्ते वो बदलने को तैयार हो। तो 1, आर्थिक पृष्ठभूमि परिवार की, 2, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बिल्कुल भी बाधा नहीं है, बशर्ते आप उसके लिए रोए नहीं, उसे बहाना ना माने। आपकी लाइफ में एक कंडीशन है, उस कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल लीजिए, और अगर आप में पागलपन है बड़े सपने देख करके उसे पूरा करने का, तो सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल जाते हैं और आप बहुत आसानी से इसको क्रैक कर लेते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसे मैं मेंशन करना चाहूँगा, और वो ये है कि इसमें परिवार का रोल बहुत तगड़ा है। एमपीपीएससी या यूपीएससी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें आपके परिवार का मानसिक समर्थन, इमोशनल समर्थन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप इस तरह का कोई बड़ा सपना देखें, तो उस सपने को अपने परिवार के साथ प्रॉपरली डिस्कस करें। अगर आपके घर की ज़रूरत, आपके घर के लोगों के सपने मिलजुल करके आपके सपने से जुड़ जाते हैं कि आप अगर आईएएस बन जाएंगे तो घर के इस आदमी का ये बदल जाएगा, घर के स्टेटस में ये चेंज आ जाएगा। अगर आपका सपना पूरे परिवार का सपना बन जाता है, तो पूरा परिवार एक टीम बन करके इस परीक्षा में आपका साथ देता है। जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपके साथ खड़े होते हैं, जब आप छोटी जीत हासिल करते हैं तो वो आपको चेयर अप करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका परिवार उनके साथ एक टीम की तरह तैयारी में शामिल है, ऐसे लोग बहुत आसानी से सेलेक्ट होते हैं और जीवन में कभी डिप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक आदमी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं। तो परिवार का साथ में होना ज़रूरी है, और कोई भी बच्चा क्यों ना हो, उसे अपने सपने, अपने फियर्स, इस एग्ज़ाम की रियलिटी, इस एग्ज़ाम का स्ट्रगल, इस एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी, ये सब अपने परिवार के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। वर्तमान में यदि देखा जाए 2-3 साल से जो लाइब्रेरी कल्चर बढ़ा है, आजकल बच्चे क्या है, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करना पसंद कर रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग की बजाय ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, कॉमन है। एक तो लाइब्रेरी में बैठकर कैसे तैयारी की जाए, क्या बेहतर कर सकते हैं? दूसरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी में क्या अंतर समझते हैं आप? पहले शुरुआत लाइब्रेरी से करते हैं। विश्वास मानिए, लाइब्रेरी कोई भी पढ़ने नहीं जा रहा है, लाइब्रेरी सब सोशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं। लाइब्रेरी लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 24 घंटे घर में बैठ करके, अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई करने से वो बोर हो जाते हैं, और चूंकि स्कूल कॉलेज से बाहर आ चुके हैं तो उन्हें चाहिए दोस्त, उन्हें चाहिए ऐसे लोग जिनसे वो फ़ोन पे बात कर सकें, जिनके साथ जा कर के चाय पी सकें, जिनके साथ पार्टियां कर सकें। तो लाइब्रेरी कोई पढ़ने नहीं जा रहा है। लाइब्रेरीज इसलिए खुल गई है क्योंकि अब स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, तो भाई कहाँ जाएंगे। पहले लोग क्या करते थे, दिन भर अपने काम करते थे, शाम को कहीं जाकर के चाय वाय के उस पर बैठ करके और बातें कर लिया करते थे। ये बच्चे जिनको एक्चुअली अब करना कुछ नहीं है, बस उनको एक सोशलाइजेशन चाहिए, इसलिए वो लाइब्रेरी जाते हैं। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, लाइब्रेरी में बैठ करके तैयारी तभी हो सकती है जब आप कौन हैं, लाइब्रेरी का कोई दूसरा बच्चा आपको नहीं जानता, जब लाइब्रेरी के किसी बच्चे के पास आपका नंबर नहीं है, जब लाइब्रेरी का कोई व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं करता है, आप जाते हैं, एक स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक वहां पढ़ाई करते हैं और वहां से उठ के चले आते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो लाइब्रेरी जाइए, अदरवाइज लाइब्रेरी से बड़ा डिस्टर्बेंस इस समय कोई नहीं है। और लाइब्रेरीज खुली इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। तो मैं रिपीट करता हूं, लाइब्रेरी का फायदा तभी है जब आप लाइब्रेरी जाएं पढ़ने, ना कि सोशलाइज करने, ना कि दोस्त बनाने, ना कि चाय पार्टी करने, ना कि ग्रुप्स क्रिएट करने, ना कि ग्रुप स्टडी करने। अगर आप लाइब्रेरी अकेले जाते हैं, लाइब्रेरी में किसी से बात नहीं करते हैं, वहां 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ के वापस आते हैं, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। और अगर लाइब्रेरी में आपकी कोई भी दोस्ती हुई तो आप डेफिनेटली फेल होंगे। एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। विश्वास मानिए, ऑनलाइन पढ़ करके
आप छोटा मोटा एग्जाम निकाल सकते हैं, पर एमपीपीएससी तो आप जीवन में कभी नहीं निकाल सकते, जीवन में कभी ऑनलाइन पढ़ के आप नहीं निकाल सकते। एक तो ये कि ऑनलाइन लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि नंबर एक, आज के बच्चों को डिसिप्लिन से बहुत डर लगता है। कोई व्यक्ति उन्हें ये ना कहे कि तुम्हें कितने बजे क्लास आना है, कोई व्यक्ति उनसे ये ना पूछ ले कि तुमने ये पर्टिकुलर चीज याद क्यों नहीं की, तुमने ये पढ़ा क्यों नहीं, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया। तो आज का बच्चा एक्चुअली करना कुछ नहीं चाहता, वो मक्कारी में जीना चाहता है, क्योंकि अगर क्लास जाएगा तो उसे कोई ना कोई मॉनिटर कर लेगा, कोई ना कोई पूछ लेगा। इस कारण से मक्कारों का सबसे अच्छा हाइड आउट है ऑनलाइन क्लास। मक्कार ऑनलाइन क्लास लेकर के कब उन्हें पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है उनके हाथ में, कोई उनसे कुछ नहीं पूछ रहा है। दूसरा, इन बच्चों का ईगो इतना बड़ा है, इनको आता जाता कुछ नहीं है, पर ये इसलिए ऑफलाइन क्लास नहीं जाते क्योंकि अगर वो ऑफलाइन क्लास गए और कुछ पूछ लिया किसी ने तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, और उनकी इज्जत तो स्विस बैंक में रखी हुई है, इतनी कीमती इज्जत है, तो अगर इनकी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर वो कैसे समाज में मुंह दिखा पाएंगे। तो ऑनलाइन इसलिए लोग ले रहे हैं, ऑनलाइन से कोई अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन के नुकसान मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन से कोई अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन लोग ऑनलाइन ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि नंबर एक, उन्हें अनुशासन में रहना नहीं आता, नंबर दो, उन्हें पढ़ना नहीं आता, नंबर तीन, उन्हें पढ़ना ही नहीं है, नंबर चार, उनका ईगो इतना बड़ा है कि उनको लगता है कि कोई उनसे कुछ पूछेगा उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर पता नहीं फिर क्या होगा उनके साथ। तो ऑनलाइन मक्कार और ये झूठा अभिमान में जीने वाले लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब रही बात दूसरी कि ऑनलाइन के नुकसान क्या है, तो ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान ये है कि ऑनलाइन में जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो चीज़ें एक्चुअली पीपीटीज हैं, वो आपको विषय नहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन और आपके बीच में, टीचर और आपके बीच में एक स्क्रीन है। इस कारण से आप कोई भी विषय ऑनलाइन समझ ही नहीं सकते, जबकि प्रशासनिक सेवाएं, एमपीपीएससी, यूपीएससी समझने की परीक्षाएं हैं। तो एक ऑनलाइन आप कभी समझ नहीं सकते, आप जान सकते हैं, ऑनलाइन आप चीज़ों को जान सकते हैं पर आप समझ नहीं सकते। तो ऑनलाइन आप देख लीजिए, कोई भी बच्चा हो जो 4 साल से ऑनलाइन पढ़ रहा हो, उससे कोई भी टॉपिक समझाने के लिए कहिए, वो एक लाइन नहीं समझा पाएगा। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, मध्य प्रदेश में ज्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स वो कोचिंग्स हैं जो एक्चुअली वनडे की कोचिंग थी, वही एमपीपीएससी का बैनर लगा करके एमपीपीएससी पढ़ाने लगी। तो ऑनलाइन कोचिंग्स में जो कंटेंट का लेवल है, जो कंटेंट की डिटेलिंग है, ये वनडे के बराबर है, उतना पढ़ करके आपका सिलेक्शन नहीं होना है। पर ऑनलाइन में एक और दिक्कत है कि चूंकि आप ऑनलाइन पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, वो आप बाहर देख ही नहीं रहे हैं। कई बार तो बच्चा ऑनलाइन 4 साल से पढ़ रहा है और उसने पिछला एमपीपीएससी का पेपर तक नहीं देखा है। इस कारण से ऑनलाइन आपके दिमाग को बंद कर देती है, आप में ऐसा भक्ति भाव जगा देती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली आप कांस्टेबल के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जबकि आपको एग्जाम यूपीएससी या एमपीपीएससी का देना है। तो ऑनलाइन में नंबर एक, आप समझ नहीं पाते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑनलाइन में जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही बेसिक वनडे लेवल का कंटेंट है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनलाइन में आपको कंपटीशन का एहसास नहीं हो रहा है। नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन में कभी किसी बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं होता, कभी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑनलाइन में साल भर डिसिप्लिन ही नहीं है, तो ऑनलाइन में कोई सिलेबस पूरा नहीं होता। नंबर 5, सिलेबस पूरा भी होता है तो वीडियोस बन जाते हैं, उसका प्रिंट आउट आ जाता है। सिलेबस पूरा होने का मतलब होता है कि वो चीज़ आपने समझ करके अपने नोट्स में लिखी है, उसे याद किया है। ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा कभी कुछ याद नहीं करता, उसको लगता है स्क्रीन पे देख लिया, वहां पेपर में आएगा तो स्क्रीन याद आ जाएगी और हम टिक कर लेंगे। तो ऑनलाइन बच्चा कभी कोई चीज याद नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज, ऑनलाइन बच्चे कुएं के मेंढक होते हैं, जिनको लगता है कि ये 400 बच्चों में ही कंपटीशन है। जब वो रियल कहीं ऑफलाइन जाकर के मॉक देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों का क्या लेवल है। तो चूंकि वो कभी कंपटीशन में नहीं जाते हैं, कभी ऑफलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, कभी उन्हें नहीं पता उनका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो उन्हें कभी याद नहीं हो रही हैं, वो कभी सिलेबस पूरा नहीं कर रहे हैं, ऊपर से वो वनडे लेवल का पढ़ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ करके ना अब तक किसी का हुआ और ना भविष्य में किसी का कोई सिलेक्शन होगा। तो मैं एक लाइन में कहूँ, ऑनलाइन पढ़कर तैयारी हो सकती है पर सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तैयारी का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। मैं रोज सुबह उठा करके रील देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो भी तैयारी है। तो ऑनलाइन तैयारी हो सकती है पर सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान हैं। एमपीपीएससी या यूपीएससी कोई भी परीक्षा हो, क्या एक साल में संपूर्ण तैयारी संभव है? 200% संभव है। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को निकलते हुए देखा भी है, जिन्होंने एक साल में एग्जाम क्लियर कर लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी भी। एमपीपीएससी तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी से ज़्यादा आसान परीक्षा इस ग्रह पर नहीं है कोई दूसरी। इससे ज़्यादा आसान परीक्षा अब तक बनी ही नहीं है। मैं कांस्टेबल की परीक्षा को, मैं पटवारी की परीक्षा को, मैं संविदा शिक्षक की परीक्षा को इससे ज़्यादा कठिन मानता हूँ, क्योंकि बाकी परीक्षाओं में अप्रोच नहीं दिखाई देता। ये इतनी आसान परीक्षा है। एमपीपीएससी में जरा देखिए तो सही, एक सिलेबस है, उस सिलेबस को आप पूरा कर लीजिए,
उसे याद कर लीजिए, परीक्षा में लिखा है और आप डिप्टी कलेक्टर हैं। इससे ज्यादा आसान क्या होता है? ये 10th और 12th से भी आसान परीक्षा है। लेकिन ये सारी चीजें लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग साल भर पढ़ते ही नहीं है। एमपीपीएससी के सिलेबस में 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा समझिए। ये बेहद आसान परीक्षा है, ये डायरेक्ट परीक्षा है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और सिलेबस जो बहुत बड़ा है, और सिलेबस को केवल पढ़ना नहीं है, उस सिलेबस को याद भी करना है, उस सिलेबस को लिख के भी देखना है। और ये सब करने के लिए आपको हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे चाहिए। अगर आप 1 साल तक पूरे कड़े अनुशासन के साथ 8 से 10 घंटे दे दीजिए, आप पहली बार में एमपीपीएससी क्रैक कर जाएंगे। तो 1 साल में एमपीपीएससी क्रैक करना पॉसिबल है, और मैं कहूंगा 1 साल में ही संभव है। अगर आपने 1 साल से ज्यादा वक्त लिया तो आपके सिलेक्शन की संभावना कम होती जाएगी, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा है वो भूलने लगेगा। और जब तक आप सिलेबस पूरा करोगे तब तक सिलेबस चेंज हो चुका होगा। तो बेहतर यही है कि आप 1 साल का ही टारगेट बनाएं, और 1 साल सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। फुल टाइम तैयारी करिए। आप खाना, सोना, थोड़ा सा 1-8 घंटे खुद को टाइम, और बाकी पूरे टाइम 12, 14, 16 घंटे पढ़ाई करिए। मैं अपने बच्चों के ऊपर करता हूं, मैं उनको डायरी देता हूं और बोलता हूं 24 घंटे का ऑडिट दो। तुमने ये 10 मिनट कहां लीक किए, 10 मिनट कहां बर्बाद किए तुमने? आप जरा खुद करके देखिए। 24 घंटे में से सोने, खाने और हॉबी के लिए भी अगर मिला लीजिए तो 10 घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग 14 घंटे कहां हैं आपके? वो जो 14 घंटे आप बर्बाद कर रहे हैं उसमें से आप केवल 10 घंटे दीजिए। 1 साल में एमपीपीएससी क्रैक करना पॉसिबल, और मैंने कई लोगों को करते हुए देखा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ लाइफ का पार्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ ऐसी हैं कि कुछ टॉपर बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड के कारण हुआ, या फिर कई मूवीज़ भी बन गई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होती है। देखिए, एक चीज़ मैंने तो अपनी लाइफ में किसी को ऐसा नहीं देखा कि जो तैयारी के दौरान रिलेशनशिप में आया और वो बर्बाद ना हुआ। सिलेक्शन तो भूल जाइए, वो जीवन में और भी कुछ करने लायक नहीं बचता है। देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि जब आप तैयारी करने के लिए बाहर निकलते हैं, लाइब्रेरीज जाते हैं, या फिर आप इंदौर, भोपाल या किसी दूसरे शहर जाते हैं, तो आप अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। और परिवार से दूर हो जाते हैं तो आपको एक पैम्पर करने वाला इंसान चाहिए। पैम्पर समझते हैं, है ना? बिना मतलब कि आपकी तारीफ करने वाला, बिना मतलब कि आपको लाड प्यार दिखाने वाला इंसान हमको चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने हमको वही आदतें डाल दी हैं। और वो पैम्पर करने वाला इंसान डेफिनेटली वही व्यक्ति होगा। मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे माँ बाप ने हमको बिगाड़ के भेजा है कि हमको पैम्परिंग चाहिए। तो जैसे ही कुछ मुश्किल चीज़ें आती हैं, हमको ऐसा इंसान चाहिए पड़ता है जो हमारे लिए थोड़ा सा हमें पैम्पर करने का काम करे। एक दूसरा ये है कि जैसे ही चीज़ें मुश्किल होती हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे संघर्ष में कोई अच्छी बात करने वाला हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो एज है, इस एज में बाकी तमाम नशे की तरफ आप जाते हैं। इससे बड़ा नशा कुछ नहीं। रिलेशनशिप एक नशे से, एक बहुत बड़ा नशा है और तमाम नशों से बदतर है। अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो एक चीज़ तो तय है कि आपका पढ़ाई के बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान चला जाएगा। और जो इंसान आपको संभालने की कोशिश कर रहा है वो कोई भगवान नहीं है। वो इंसान में भी अपनी कमियां हैं, अपने फियर्स हैं। तो आप एक दूसरे के फियर निपटाते हुए, मैंने अक्सर देखा है जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो दिन भर पता क्या पढ़ते हैं, शाम को अपने पार्टनर को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। और वो जो पढ़ा रहे हैं वो खुद पढ़ लें तो वो सेलेक्ट हो जाएं। तो वो एक्चुअली सुबह से लेकर के उतना पढ़ते हैं जितना वो शाम को उसे पढ़ा दें, दूसरा पार्टनर इनको पढ़ा दे, और इस तरीके से समय गुजारते गुजारते बुढ़े हो जाते हैं, घर वाले शादी करा देते हैं। ये तो आपने सुना होगा। एक पुरानी कहावत है, दिल्ली में कही जाती है कि ओआरएन के रिलेशनशिप ओआरएन में ही ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कंपटीशन के दौरान शुरू हुए रिलेशनशिप कंपटीशन के साथ ही ख़त्म होते हैं, वो फेलियर के साथ ख़त्म होते हैं। ना आप जीवन में कुछ कर पाते हो, और वो रिलेशनशिप तो कभी शादी में कन्वर्ट होता ही नहीं है। तो उससे बड़ा डिस्टर्बेंस, उससे बड़ा नशा, उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इससे रिलेशनशिप किसी भी लिहाज से तैयारी के दौरान आपके लिए मददगार नहीं होता है, किसी भी तरीके से। तैयारी के लिए इंदौर और भोपाल जैसे शहर में आना जरूरी है? बिल्कुल आना ज़रूरी है। तैयारी असल में एक जंग है। तैयारी और जंग की तैयारी आप घर पे नहीं कर सकते। आप घर पे तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक तैयारी घर पे कर सकते हैं। बेसिक तैयारी का मतलब यह है कि आप बेसिक किताबें पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। पर विश्वास मानिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें एक तो जब आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ भिड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। आप किन चीज़ों में उनसे पिछड़ जाएंगे या किन चीज़ों में आप उनसे बढ़त बना सकते हैं। घर बैठ करके कभी तैयारी नहीं की जा सकती है। नंबर एक, जब आप घर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं तब आपके घर वालों को नहीं लगता कि आपको दिन भर पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए घर के काम, घर की चीज़ें, घर के डिस्टर्बेंस, घर की परिस्थितियाँ, घर के कलेश, घर की बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हुआ कि जब आप घर पर बैठ के पढ़ेंगे तो घर
परिवार, रिलेटिव, पड़ोसी, ये सब आपका टाइम बहुत ज्यादा खा जाते हैं। नंबर 2, जब आप घर पर बैठकर पढ़ेंगे तो आप अपनी दुनिया में हैं, आपको लगता है आपने जो पढ़ लिया आप तो भगवान बन गए क्योंकि आपको सब कुछ आ गया, जबकि सच्चाई है कि हो सकता है कि आपने बहुत ही कम पढ़ा हो। तो घर पे ना आपके पास पूरा टाइम है, घर पे ना आपके पास एक्चुअली ये पता है कि किस लेवल पे लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 3 कि घर पर रहते हुए आपको कभी कंपटीशन का एहसास ही नहीं होता है। इस कारण से हमको तो लगता है हमने सिलेबस पूरा कर लिया, पर बाद में हमें पता चलता है कि यार इसके बावजूद भी हमने जितना सोचा था उससे ऊपर कट ऑफ चला गया, क्योंकि आपने अपने बारे में पता था ना, आपने कॉम्पिटिटिव तो देखा ही नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि घर पे रह के तैयारी नहीं होती, और मैं ये भी स्ट्रांगली कहूंगा कि अब तक घर पे रह के कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। जो लोग घर पे रह के सेलेक्ट होते हैं उनका आप कॉमन बैकग्राउंड देख लीजिए, वो ऐसे होंगे कि उन्होंने 1 या 2 साल इंदौर या भोपाल में रह के तैयारी की होगी और उसके बाद फिर वापस घर चले गए और वहां अनुशासन से उन्होंने पढ़ाई की। या फिर वो होंगे जिन्होंने घर पे रह करके अपनी तैयारी की और उसके बाद फिर वो फिनिशिंग के लिए आखिरी में 1 या 2 साल इंदौर या भोपाल आए। क्योंकि जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं तब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, और ये लड़ाई है, ये जंग है, इसमें एक्चुअली आपके कॉम्पिटिटर को आप लड़ते हुए नहीं देखेंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे। तो घर पे रह के पढ़ाई सिलेक्शन नहीं हो सकता, पढ़ाई हो सकती, तैयारी करिए, पर सेलेक्ट होना है तो कंपटीशन के बीच जाइए। एक चीज़ और है कि जैसे सर मैं फ्रेशर हूँ, छोटे शहर से या गांव से हूँ, मैं इंदौर या भोपाल आया, मैं कैसे पता करूँ कि कौन सी कोचिंग ठीक है मेरे लिए, उस कोचिंग की टीम ठीक है, टीम अच्छी है, कौन सा कंटेंट मुझे शुरुआत में पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स मुझे चुनाव करना चाहिए, और इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत क्लियरली समझिए। जब भी कोई बच्चा गांव से इंदौर आता है या भोपाल आता है तो वो पहली बड़ी गलती करता है कि वो सीनियर्स से पूछता है। और सीनियर्स कौन हैं? सीनियर्स वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में खुद कुछ नहीं किया है, उनके अपने परसेप्शन हैं, उनको कोई क्लास अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं चल रहा था, या कोई चीज़ वहाँ के टीचर का डिसिप्लिन वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनकी नज़र में वो कोचिंग ख़राब है। और उनकी नज़र में जो कोचिंग अच्छी है, हो सकता है वो उनके लिए अच्छी हो पर इस बच्चे के लिए अच्छी होगी, आपको नहीं पता। तो पहली बड़ी गलती जो नहीं करना चाहिए वो है किसी सीनियर से पूछ करके कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि टॉपर की फ़ोटो देख के तो कतई ज्वाइन मत करिए, क्योंकि एक कोचिंग में जो टॉपर की फ़ोटो लगी है, जरा 2 कदम चलिए, अगली कोचिंग में भी वही टॉपर है, अगली कोचिंग में भी वही टॉपर है, और सच्चाई में उस टॉपर ने कहीं नहीं पढ़ा है। सच्चाई में वो टॉपर की केवल फोटो वहां लगाई गई है। तो टॉपर की फोटो जहां दिख रही है वहां तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि टॉपर की फोटो नकली है। तीसरा, हमको लगता है यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होगा। एमपीपीएससी ने स्टडी मटेरियल की धज्जियां उड़ा दी हैं कि कोचिंग जितना पढ़ाती है उसके आगे एमपीपीएससी का पेपर बनता है। तो अगर आप कोचिंग का कंटेंट अच्छा है, ये बढ़िया काम करा देते हैं, तो वो कंटेंट के लिए कोचिंग ज्वाइन मत करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक ही फॉर्मूला कहूंगा, सेलेक्ट आपको होना है। आप जो भी हो उससे आपको टॉपर की पर्सनालिटी, टॉपर के नॉलेज में कन्वर्ट किया जाना है, और वो वही कर सकता है जो कसाई हो, जो टीचर ऐसा हो जो आपके ऊपर डिसिप्लिन अप्लाई कर सके, जो आपसे वो काम करा ले जो आपने अब तक नहीं किया। ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करिए जहां डिसिप्लिन तगड़ा हो, जहां आपसे लगातार मेहनत कराई जाती हो, जहां की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो, जहां का टीचर अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो आपके पीछे पड़ जाए और आपसे जबरदस्ती मेहनत करा ले। केवल यही चीजें आप में चेंज ला सकते हैं। अदरवाइज जो कोचिंग है, आजकल बच्चों में एक और बड़ी गलती है, गलतफहमी है। मैंने देखा आजकल जो कोचिंगें हैं उनमें बच्चा मेहनत नहीं करता, टीचर मेहनत करता है, क्योंकि बच्चे ने फीस दे दी, इसलिए बेचारा टीचर रात रात भर जाग करके नोट्स बना रहा है, रात रात भर जाग करके तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार कर रहा है और तुम्हें दे रहा है, तुम्हें रटवा के भी दे रहा है, तुम्हें पॉइंट भी बना के दे रहा है कि बेटा तुम यही पढ़ लो। विश्वास मानो, इससे टीचर का सिलेक्शन होगा, बच्चे का नहीं। क्योंकि मुझे एक्चुअली ओलंपिक दौड़ना है और मेरी तरफ से मेरा कोच दौड़ रहा है, मैं तो जो का तुम खड़ा हूं ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, और मैंने ज्यादातर कोचिंग में ये देखा है कि बच्चे उस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं जहां टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। अरे भाई, टीचर को एग्जाम नहीं निकालना, वो कोचिंग ज्वाइन करो जहां टीचर तुमसे ज्यादा मेहनत करा रहा। मेहनत तुम्हें करना है, जब तुम मेहनत करोगे तब तुम्हारा लेवल चेंज होगा, तब तुम सेलेक्ट होगे। टीचर के मेहनत करने से उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, पर उस कोचिंग में मत जाओ, क्योंकि वो मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। यहां पर दिक्कत ये होती है कि बच्चे को लगता है कि मैंने पैसे पे किए हैं, इसलिए टीचर मुझे वीआईपी समझे, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे, मुझे कभी डांटे ना, मेरे लिए मेहनत करके दे, हो सके तो मेरे लिए कपड़े भी धो दे, मेरा खाना भी बना दे, मेरे लिए सारे काम कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दिए। तो यहां वो ग्राहक बन के आता है।
अगर आप कोचिंग में ग्राहक बन के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं रिपीट करता हूं, कैसे डिसाइड करें कि अच्छी कोचिंग कौन सी है? सीनियर से कतई ना पूछें, विज्ञापन देख करके कतई ना आए, टॉपर्स की फोटो देख करके तो बिल्कुल भी ना आए, मटेरियल देख करके कभी कोचिंग ज्वाइन मत करिए, और ऐसा टीचर तो बिल्कुल ज्वाइन मत करिए जो तुम्हारे बिहाफ पे मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। अगर तुम्हारे बिहाफ पे वो मेहनत कर लेगा, तुम्हारे हिस्से की मेहनत वो कर लेगा, तो तुम जो कचरा आए थे वैसे कचरा बने रहोगे, जो तुम गधे थे वैसे गधे बने रहोगे। ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिए जो तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुमसे वो मेहनत करा ले जो तुमने कभी नहीं की। और उसके लिए शुरू में वो कोचिंग और वो टीचर खराब लगेगा, लेकिन परिवर्तन वही टीचर ला पाएगा, वही कोचिंग ला पाएगी, और वही तुम्हें सिलेक्शन दिला पाएगा। तो एक लाइन में, कोचिंग केवल अच्छे माहौल के लिए ज्वाइन करना चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। एक चीज़ रहती है सर, एक तो बदलते हुए पाठ्यक्रम और उसके साथ पैटर्न के साथ कैसे अपने आप को बदलें। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। जो लोग ये कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में, मैं बहुत लंबे समय तक सरकार में रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश सरकार में एक विभाग है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग कहते हैं। हर साल मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की जो परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद किस तरह के लोग सेलेक्ट हुए इसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर जीएडी कई दिन तक वर्कशॉप करता है। बड़े विशेषज्ञ आते हैं और वो बताते हैं कि परीक्षा में ये नहीं, ये पूछा जाना चाहिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ये नहीं, ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तुक्के में नहीं होती कि एक दिन अचानक एमपीपीएससी जागा और उसने सिलेबस बदल दिया, एक दिन अचानक एमपीपीएससी ने क्वेश्चन कठिन पूछ लिए। भाई, इसके पीछे सालों की तैयारी होती है, सालों तक तैयारी होती है, उसके बाद अप्रोच चेंज किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और इसके कोर में ये होता है कि मध्य प्रदेश को, भाई हम जो लोगों को चुन रहे हैं उन्हें अगले 35 से 40 साल मध्य प्रदेश को लीड करना है। तो अगले 35-40 साल में मध्य प्रदेश की चुनौतियां क्या होंगी, उन चुनौतियों को संभालने वाले अधिकारियों में क्या स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह का नॉलेज होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की उनकी समझ होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के अगले 40 साल के लीडर ढूंढने के लिए ये सिलेबस बार बार बदला जाता है। एक तो ये हवा में नहीं बदला जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक है, और ये लॉजिक हमें कैसे समझ में आए। क्योंकि अगर आप लॉजिक और अप्रोच पकड़ गए कि भैया एमपीपीएससी अब ऐसा बदल क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण आप पकड़ गए, तो आप एमपीपीएससी को ओवरटेक कर जाओगे। ओवरटेक करना मतलब समझ गए कि पीएससी जहां जा रही है उससे आगे जाकर के आप खड़े हो जाओगे, और आपको एमपीपीएससी को झक मार के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप जब भी पिछला पेपर हो, पिछले पेपर में लगभग 80% क्वेश्चन वही होते हैं जो आपको लगते थे आएंगे और उसी पैटर्न के होते हैं। लेकिन जो नए क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी का वो अप्रोच है जो अब आगे दिखने वाला है। तो हर साल एमपीपीएससी के उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो जो पहली बार पूछे गए। अगर क्वेश्चंस में एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया है तो एनालिटिकल क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है और अगले क्वेश्चन कौन से आएंगे, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, ये मत देखो किस विषय से आया, मुझसे बन रहा है, नहीं ना, यही क्वेश्चन क्यों रखा, वो क्या गलती मुझसे करवाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैं किस तरीके से टॉपिक को तैयार करूं। तो अगर आप हर साल परीक्षा में जो नए प्रश्न आए हैं उनको साइकोलॉजिकली एनालाइज करो, उनके आने का कारण समझ लो, तो आप अगले 5 साल के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर जाओगे, कठिन क्वेश्चन को जो किसी से नहीं बनने हैं, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है 80% वो तो सबसे बन जाने हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, नए क्वेश्चंस को एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो कि आयोग ने क्वेश्चन पूछा क्यों है, वो तुमसे क्या गलती करवाना चाहता है। अगर आप उसे पकड़ गए तो आप एग्जाम को ओवरटेक कर जाओगे। ओवरटेक मतलब अक्सर होता क्या है कि कट ऑफ है 80 और हम रह गए 78 पे। अगर आप अप्रोच पकड़ गए तो कट ऑफ है 80 और आप हो गए 90 पे। अगर आप उन नए क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके अगले नए क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर जाओ। एमपीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज क्या मानते हैं आप? प्री मेंस इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी में। एक तो ये स्टेजेस जो हैं वो बहुत मायने रखती नहीं है, फिर भी अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो प्रीलिम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो प्रीलिम्स है। एमपीपीएससी में जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि विषय वही हैं, उनको पूछने के 3 अलग अलग तरीके हैं। हम उन 3 अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग चीजें तैयार कर रहे हैं, जबकि आपको कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करना चाहिए। डे 1 से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, डे 1 से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए, डे 1 से आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए, डे 1 से आपको चीजों को याद करना, आपको चीजों को लिखना, आपको चीजों को बोलना, चीजों पर ओपिनियन बनाना, नए थॉट बनाना, नए सॉल्यूशन ढूंढना, सब शुरू करना चाहिए। एक्चुअली एमपीपीएससी का पूरा प्लान इंटीग्रेटेड है, कोई भी फेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे फेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चों को ये जरूर लगेगा कि प्रीलिम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ सालों साल आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और आपका प्री नहीं निकला तो सब कुछ बर्बाद। तो बच्चों के नजरिए से प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये कहूंगा कि आप इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तभी आपका हर एग्जाम निकलेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कुछ विषय, यहाँ इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, यहाँ इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एमपीजीके। इन विषयों को आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए, इन विषयों को आप ऐसे पढ़िए जैसे वो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आपने उन विषयों को समझ करके, उनकी पूरी डिटेलिंग करके, उनके कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स को समझकर उसको अच्छे तरीके से लिख लिया, उसे अच्छे तरीके से याद कर लिया, उस पर आप सोचने लगे, तो आपका प्री भी निकल जाएगा, मेंस में निकल जाएगा, और उस पर आप इंटरव्यू भी दे पाएंगे। तो अगर आपके सवाल का सीधा जवाब देखें तो प्रीलिम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वही दरवाजा बंद हो गया तो आपका एक साल बर्बाद हो गया। और अगर 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो अंदर से हिम्मत हार गए। तो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, पर तैयारी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी इंटीग्रेटेड ही होती है, क्योंकि सब्जेक्ट सब कॉमन ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आंसर राइटिंग को लेकर क्या अप्रोच रखना चाहिए, और आपका क्या सुझाव है? देखिए, एमपीपीएससी मेंस के तैयारी के 5 चरण हैं, बहुत अच्छे से समझें, और ज़्यादातर बच्चे समझ जाएंगे कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। पहला जो चरण है वो ये है कि आपके मेंस में जो जो विषय हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जो जो विषय हैं, ना कि जो जो यूनिट्स हैं या जो जो टॉपिक हैं। दिक्कत यह है कि बच्चा गरीबी में गीला आटा कर देता है, उसके पास इतना कम वक्त होता है कि वो केवल उतना तैयार करता है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। क्योंकि हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। पर विश्वास मानिए, जब तक परीक्षा तो यही चाह रही है कि आपको वो विषय आते हों, आपकी स्मार्टनेस नहीं चेक कर रही है। स्मार्टनेस चेक करने होती तो कोई और तरीका ढूंढ लेती। तो 5 चीजें जरूरी हैं मेंस निकालने के लिए। आपको ये 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को पहले अच्छे से समझिए। मेंस का कोई भी बच्चा, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर बच्चे को टॉपिक समझाती नहीं है, उसके नोट्स बनवाते हैं। तो पहली चीज जो है वो आप उसे समझिए, ये पहला इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सब्जेक्ट आपको एक साथ समझने की आवश्यकता है। जब तक आपको मेंस समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसे लिख नहीं पाएंगे। एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का मतलब क्या होता है कि मैं एक टॉपिक, अगर मैं संसद के बारे में पढ़ रहा हूं तो संसद के बारे में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन, अब तक की पूरी इंफॉर्मेशन एक नोट्स में होना चाहिए। तो ज्यादातर बच्चों के पास कॉम्प्रिहेंसिव या जिसे हम कहते हैं डिटेल नोट्स नहीं है। एमपीपीएससी में मेंस का जो चरण होता है, प्री के बाद दूसरा चरण, उसको लेकर बच्चों के अंदर कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं। जैसे कि मेंस की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स का चुनाव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सेकंड रहता है आंसर राइटिंग को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, और रहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलतियां बच्चे कर जाते हैं ताकि वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेंस की एक बहुत क्लियर सी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप उसे फॉलो कर लीजिए तो मेंस आपका कभी नहीं रुकेगा। इनफैक्ट आप मेंस के कारण अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हो जाएंगे। मेंस की जो पहली ज़रूरत होती है वो ये होती है कि जितने भी सब्जेक्ट आपके मेंस के उसमें है, सिलेबस में है, हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा स्टैंडर्ड किताब से समझिए। मेंस देखिए, आपको लिखना है, और लिखते समय आपके सबकॉन्शियस में अगर चीज़ें होंगी तभी आप उसे लिख पाएंगे, केवल आप रट करके नहीं लिख पाएंगे। तो मेंस की पहली चीज़ होती है कि आप उसे नंबर 1 समझिए, नंबर 2 डिटेल बुक से पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। क्योंकि कई बार मेंस में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हमने बहुत छोटे नोट्स याद कर लिए, बहुत छोटे पॉइंट याद कर लिए, और अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर से उधर हो गया तो हम बाहर हो जाते हैं। तो मेंस पहली चीज़ आप समझिए कि बिना समझे आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो हर टॉपिक को समझिए। नंबर 2, उसे बहुत डिटेल में पढ़िए। नंबर 3, अब एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस आधे से ज़्यादा करंट ओरिएंटेड सिलेबस है। इस कारण से आपको, जब आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें, डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद आप उसे करंट अफेयर से भी जरूर जोड़ दें। तो करंट अफेयर से आपको उसे जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैंने देखा है, ये बहुत बार ये होता है कि बच्चों ने एक तो चीज़ें समझ ली, डिटेल में पढ़ ली, करंट अफेयर्स वो कर लिया, पर उसे एक जगह कहीं नहीं लिखा। एक जगह जब कहीं नहीं लिखा है मतलब आपके नोट्स नहीं है। मेंस के जिसके नोट्स नहीं है वो कभी मेंस निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेंस पढ़ करके आप वहां जाकर के लिखेंगे तो आप बना के लिखेंगे, और जो बना के चीज लिखी जाती है वो बहुत अच्छी कभी नहीं बनती है। तो एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, आपको मेंस में आपने जो भी चीजें समझी, जो डिटेल में पढ़ा, जो करंट अफेयर्स आपने उससे रिलेटेड ढूंढा, उसे आप एक नोट्स में इकट्ठा करिए। और जब वो एक नोट्स में आ जाए उसके बाद उस नोट्स का पहले एक डिटेल नोट्स बनाइए जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हो हर टॉपिक का, और उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है डायमेंशनल नोट्स। डायमेंशनल नोट्स का मतलब ये होता है कि मैंने एक विषय पढ़ तो लिया, टॉपिक तो मुझे समझ में आ गया, पर ये टॉपिक जो है एग्जैक्टली ये तो नहीं आना है ना, इसमें क्या क्या डायमेंशन पूछा जा सकता है। वो कारण पूछ सकते हैं, वो इसका प्रभाव पूछ सकते हैं, वो उसका क्रमिक विकास पूछ सकते हैं। तो हर एक टॉपिक के जितने पॉसिबल डायमेंशन है
उतने पॉसिबल डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करिए, उन्हें एक क्वेश्चन का रूप दीजिए, या तो क्वेश्चन का रूप दीजिए, अदरवाइज केवल डायमेंशन को आइडेंटिफाई करिए और हर डायमेंशन का शॉर्ट नोट क्रिएट करिए। शॉर्ट नोट का मतलब होता है पॉइंटर नोट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा, नंबर 1, लोग फैलाते नहीं है। अगर आप फैलाएंगे तो नहीं, तो आपका मेंस में कंटेंट बहुत कम है, तो फैलाना जरूरी है। फिर वो उसे समेटते नहीं है, मतलब कि उसका नोट्स नहीं बनाते हैं। तीसरा, वो उसके शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं जो रिवीजन करने लायक हो। तो लोगों के पास नोट्स हैं पर शॉर्ट नोट नहीं है जिनको वो रिवीजन कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां कोई भी मेंस का बच्चा रटता ही नहीं है, जबकि विश्वास मानिए प्रीलिम्स में उतना रटने की जरूरत नहीं है जितना मेंस रटने का एग्जाम है। अगर आप मेंस में कोई क्वेश्चन आया और आपके पास रटे हुए पॉइंट नहीं है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। आपका जो उत्तर होगा इतना खोखला होगा कि मार्क्स आपको मिलने ही वाले नहीं है। और आप पिछले तमाम टॉपर्स को उठा लीजिए, वो सारे टॉपर्स ऐसे हैं, यहां आप आंसर राइटिंग का स्कोप कहां बचा है? आंसर राइटिंग केवल आप बड़े आंसर में कर सकते हैं। आप 2 मार्कर और 7 मार्कर में तो आंसर राइटिंग का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कम स्पेस मिलने वाला है। अगर आपको चीजें रटी हुई हैं, आप पूरे पॉइंट वहां पर लिखेंगे, यू विल गेट पूरे मार्क्स, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, मेंस में नंबर 1 चीजों को समझिए, नंबर 2 डिटेल में पढ़िए, नंबर 3 उसका कंटेम्पररी एस्पेक्ट तैयार करिए, नंबर 4 उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए, नंबर 5 उसका डायमेंशनल शॉर्ट नोट बनाइए, नंबर 6 उन शॉर्ट नोट्स को याद कर लीजिए, और नंबर 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। अब ये प्रॉब्लम नहीं रह गई कि हमारा पेपर पूरा नहीं होता। आपको पता है, आपके पास इतना वक्त है कि आप आसानी से पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर केवल उनका पूरा नहीं हो पा रहा है मेंस में जिनको चीजें याद नहीं है। अगर तुम सोचने में टाइम लगाते हो तब तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो अब टाइम कोई इशू नहीं है, अब राइटिंग की बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है। अब मेंस की इकलौती चीज ये बची हुई है कि आपको जो क्वेश्चन आया वो आपने पहले से सोच लिया था, आपके पास उसका रेडीमेड नोट्स था और आप उसको रट के आ गए। अगर आपको चीजें रटी हुई हैं तो आप मेंस में टॉपर हैं, अदरवाइज मेंस में लोग पढ़ के जाते हैं ये सोच करके कि हम तो वहां बना के लिख देंगे, इसलिए मेंस दे के आते हैं, मेंस हो गया करके आते हैं। मेंस में टॉप कर लेंगे ये किसी के पास फीलिंग नहीं आती, क्योंकि उन्होंने बना के उत्तर लिखे। सर, तैयारी के दौरान डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी चीज़ें छात्रों के बीच में आती हैं, इससे कैसे निपटें? देखिए, डिप्रेशन का तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कारण होता है, वो ये होता है कि जब मुझे कोई काम करना है, मैंने अपना 100% दे लिया और उसके बावजूद भी मैं उस काम में सफल नहीं हो रहा हूँ, तब मुझे डिप्रेशन आता है। मैं हर बच्चे को जो डिप्रेस होकर आता है उससे एक काम करने को कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप ये देखो कि आपसे ये जो गलती हुई है, ये गलती क्या आप सुधार सकते हो? अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाए हो, क्या आप उसे सुधार सकते हो? अगर उसको सुधारने का आपके पास तरीका है तो आपके पास डिप्रेस होने का वक्त कहाँ है? आपके पास पढ़ने का, इस समय आपको पढ़ने की जरूरत है। तो डिप्रेस वो होते हैं जो असल में अपनी कमियां नहीं देख पाते। डिप्रेस वो होते हैं जो असल में अपनी कमियां देख करके उन्हें सुधारने की इच्छा नहीं रखते। डिप्रेस वो होते हैं जो किसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे थे कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझ में वीकनेस रहेंगी और उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिप्रेशन जिसको भी हो, उसको सीधा इलाज ये है कि आपने जो गलतियां की थी उन गलतियों को ढूंढो और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए इसके तरीके खोजो और उसको सुधारने में जुट जाओ। आपके पास डिप्रेस होने का वक्त ही नहीं है, आप डिप्रेस होंगे ही नहीं। और एक दूसरी चीज जो है, कई बार आपने ये चीज देखी होगी कि लोग एक्चुअली खुश नहीं होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, करने का कुछ मन नहीं करता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें एक एक ईंट बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रातों रात बिल्ड नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका ये जो एग्जाम प्रोसेस है, ये साल में एक एग्जाम होता है। अब साल में जब एक एग्जाम होना है तो मैंने आज जो मेहनत की, कल जो मेहनत की, एक महीने जो मेहनत की, उसका रिजल्ट मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दिक्कत ये होती है कि मैंने साल भर मेहनत की और उसके बाद मैं फेल हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसकी बजाय कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी तैयारी को एक्चुअली पूरे 12 महीने में महीने के हिसाब से बांटिए, फिर एक एक हफ्ते के हिसाब से बांटिए, फिर एक एक दिन के हिसाब से बांटिए। और आपने अपने आप को एक दिन का जो टारगेट दिया है, शाम को अगर उसे अचीव कर लिया तो उसे प्लीज सेलिब्रेट करिए, प्लीज सेलिब्रेट करिए, क्योंकि वो एक ईंट आपने रख दिया और ऐसी ईंट आप रखते जाएंगे तो आप दुनिया की सबसे भव्य इमारत बना लेंगे। दिक्कत ये है कि हम केवल एक जगह अपने आप को जज करके अपने आप को फेल या पास मान लेते हैं, पर एक्चुअली आप रोज फेल या पास हो सकते हैं। अगर आप रोज छोटे छोटे टारगेट बनाएं
उसे पूरा करें और उस चीज़ की खुशी अपने आप को दें। आप में भरोसा पैदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि मैं ये काम बेटर कर सकता हूं, मैं ये काम करने लायक हूं, तो फिर कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो अपने टारगेट्स को महीने में, हफ्ते में, दिन में बांटिए और जब भी कोई काम फिनिश करिए, आपको आज कोई चीज़ याद हो गई तो उसकी खुशी मनाइए, उसके नशे में रहिए कि आज मैंने ये चीज़ समझ ली, आज मुझे नई चीज़ पता चल गई। अगर आप सीखने को मज़ेदार बना लेंगे, यदि आप नई चीज़ों को सीखने का आनंद लेने लगेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो लर्निंग का आनंद लीजिए, नई चीज़ें जानने का आनंद लीजिए, उसका सुख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। सर, चयनित छात्रों में आप कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं जो चयन हो जाती है? देखिए, चयनित छात्रों में मुझे 3-4 चीज़ें लगी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में जो रिजल्ट आए हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनमें 3 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल लग गए उनको सेलेक्ट होने में। मतलब जो पहली चीज़ थी वो तो ये था कि उनमें पेशेंस बहुत गजब था। एमपीपीएससी की पहली कंडीशन है कि आप में धैर्य बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप छोटी मोटी गलती से एक बार फेल हो जाएं तो आपको दोबारा उसको फिर से शुरू करना होता है। तो पहली चीज़ तो ये होता है कि इन लोगों में धैर्य बहुत कमाल होता है। दूसरा, इन लोगों में कंसिस्टेंसी बहुत कमाल की होती है। वो केवल तब नहीं पढ़ते जब विज्ञापन आ गया, वो एक आध छोटी मोटी फेलियर से कभी ना वो नहीं होते हैं कि वो निराश होकर बैठ जाएं। तो इनमें कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज़बरदस्त होती है। तीसरा, इनमें आशावादिता बहुत ज़्यादा होती है। 1 या 2 फेलियर से वो निराश नहीं होते, उनको लगता है, उनको भरोसा होता है, उनको पक्का भरोसा होता है कि वो निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दे आर रेडी टू चेंज। वो एक बार फेल हुए तो वो अपनी कमियां ढूंढ करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और सबसे 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनमें आग होती है, उनमें पागलपन होता है, उनमें जुनून होता है। और इस कारण से जब तक नहीं मिलता तब तक वो रुकते ही नहीं है। हर दिन नया तरीका ट्राई करते हैं, हर दिन नया तरीका ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो अगर आप में ये 4-5 क्वालिटीज़ हैं, आप में अच्छा पेशेंस है, आप कंसिस्टेंट हैं, आप आशावादी हैं, आप लगातार खुद में सुधार करने के लिए तैयार हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप में जुनून है उस पोस्ट को पाने का, तो आप पक्के तौर पे सेलेक्ट होते हैं, भले इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। वो सामान्य गलतियाँ जो आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट करते दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी गलतियाँ एक्चुअली जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो 4-5 बड़ी गलतियाँ हैं। पहली बड़ी गलती तो ये है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और आपको लगता है कि आप एमपीपीएससी कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और आप एमपीपीएससी में आ गए, लेकिन अब तो अच्छा बनना पड़ेगा। तो नंबर 1, लोग बदलने को तैयार नहीं हैं। कोई भी बच्चा जो पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो आगे भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो नंबर 1 वो बदलने को तैयार नहीं है। नंबर 2, उन्हें लगता है कि कोचिंग सिलेक्शन दिला देंगी, तो वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से कोचिंग पर डिपेंडेंट होते हैं। जो बच्चा केवल कोचिंग पर डिपेंडेंट होगा उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहली चीज, वो खुद को बदलने को तैयार नहीं है। दूसरा, वो कोचिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कम से कम मेहनत में सेलेक्ट होना चाहते हैं। कम से कम मेहनत में सेलेक्ट होना चाहते हैं मतलब वो सबसे सस्ती, सबसे पतली किताब पढ़ना चाहते हैं, वो सबसे छोटे नोट्स पढ़ना चाहते हैं, वो सबसे आसान टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें कम से कम मेहनत करके बड़ी से बड़ी पोस्ट पाना है। भाई, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट है। अगर इस सबसे बड़ी पोस्ट को इतनी आसानी से आपको दे दिया तो आप इस पोस्ट की इज्जत नहीं कर पाओगे। इस कारण से आपको सबसे कम मेहनत करके सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जो चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चा कॉलेज एग्जाम, स्कूल एग्जाम और पीएससी में फर्क नहीं कर पाता। उसे लगता है कि जैसे कॉलेज एग्जाम में सिलेबस है, हमने सिलेबस तैयार कर लिया, तो पीएससी को हमें झक मार के सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। भाई साहब, ये रेस है, इसमें सीटें तय हैं कि जो 100 सबसे अच्छे लोग होंगे उन्हीं को सेलेक्ट होना है। तो आप सबने अगर सिलेबस पूरा कर लिया तो सबको सेलेक्ट नहीं होना है। सेलेक्ट किसको होना है? जो 100 लोग बाकी लोगों से बेहतर होंगे। तो बाकी जगह हम सिलेबस कर लेते हैं, सिलेबस को लिख आते हैं, तो हमारे परसेंटेज आ जाते हैं, हम कॉलेज में टॉप कर जाते हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं होता है। आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है कि आप दूसरे से बेहतर हैं या नहीं। तो लोग वो करने में लगे हैं जो सब कर रहे हैं, लोग कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस कारण से लोग बार बार फेल हो रहे हैं, और जो लोग कुछ अलग कर पाते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ज़्यादातर टीचर्स क्या गलतियां कर रहे हैं जिनका खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है? मेरी अब तक की समझ ये कहती है कि किसी भी टीचर को बच्चे की नहीं सुननी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को अगर कोई चीज़ उसे लगता है, बच्चा तय नहीं कर सकता कि सिलेबस में क्या है, बच्चा तय नहीं कर सकता कि सिलेबस का क्या लेवल होना चाहिए, क्वेश्चन किस लेवल पे पढ़ाए जाने चाहिए, डिटेलिंग किस लेवल पे होनी चाहिए।
ये चीज़ें जब टीचर बच्चों की सुनने लगता है, दिक्कत ये है कि जो टीचर्स हैं वो कोचिंग चलाते हैं और कोचिंग फीस से चलती है, और बच्चा अगर नाराज हो गया तो फीस नहीं आएगी। तो इस कारण से टीचर, अच्छे अच्छे टीचर को मजबूर होकर के बच्चों की कठपुतली बनना पड़ता है, और बच्चे जो कहते हैं उनके हिसाब से टीचर पढ़ाते हैं। विश्वास मानिए, ज्यादातर टीचर इसलिए सिलेबस पूरा नहीं करा पाते हैं। टीचर अच्छे हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन वो सिलेबस इसलिए पूरा नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को उतना पढ़ना ही नहीं है। अब आप अगर बच्चे के हिसाब से चलेंगे तो ना आप सिलेबस पूरा करा पाएंगे, ना आप उसे एग्जाम के लेवल तक तैयार करवा पाएंगे, और ना आप बच्चे से कोई मेहनत करा पाएंगे। और जो दूसरी, जो सबसे बड़ी गलती जो टीचर्स कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि उसकी बजाय उन्हें एग्जाम की जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। और जो दूसरी बहुत बड़ी गलती टीचर कर रहे हैं, वो बच्चों को आसान चीजें दे रहे हैं। वो बड़ी बड़ी किताब की छोटी समरी दे देते हैं, तो वो बच्चों के हिस्से की मेहनत करके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों के हिस्से की मेहनत टीचर कर लेगा तो बच्चा कभी भी उन चीजों को नहीं समझेगा और उसका फेल होना एकदम पक्का हो जाएगा। तो टीचर ये दो बड़ी गलती कर रहे हैं, एक बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से नहीं, और दूसरा बच्चे से मेहनत नहीं करा रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। इस कारण से उनका लेवल तो अच्छा हो रहा है, पर बच्चा हर बार फेल हो रहा है। एमपीपीएससी की बुक्सों में क्या कमी महसूस होती है आपको? देखिए, एमपीपीएससी में जो बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, उन बुक्स में ज़्यादातर बच्चे ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं जो बहुत छोटी किताबें हों, जो बहुत आसान हों, जो थोड़ा मज़ेदार हों, क्योंकि वो यहाँ तैयारी करने नहीं आए हैं, मज़े करने आए हैं। इस कारण से उन्हें पतली से पतली, छोटी से छोटी, मज़ेदार किताब चाहिए, जो फ़नी किताब हो। वो एग्ज़ाम की ज़रूरत के हिसाब से किताब नहीं चुनते हैं। इस कारण से ज़्यादातर कोचिंगों ने जो नोट्स बना रखे हैं वो इसी तरह के नोट्स बना रखे हैं, और सबसे ज़्यादा बिकते भी उसी तरह के नोट्स या बुक्स हैं जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे आसान होगी, जो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। बच्चे ऐसी किताब पढ़ते हैं और इस गुमान में रहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं कि परीक्षा में यही चीज़ें आने वाली हैं, जबकि विश्वास मानिए कि परीक्षा उससे बहुत आगे निकल चुकी है। तो नंबर एक, बच्चे छोटी किताब पढ़ते हैं, आसान किताब पढ़ते हैं। इस कारण से सारी कोचिंगें, सारी बुक्स आसान और छोटी बन रही हैं, जबकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता जा रहा है। नंबर दो, ये जो किताबें होती हैं, किताबें नहीं, नोट्स हैं। इस कारण से इनके समझाने का कोई तरीका ही नहीं है, वो केवल नोट्स का, फैक्ट का कंपाइलेशन है, और इस कारण से वो कंपाइलेशन बच्चे के दिमाग में बैठता ही नहीं है। तीसरा, अब तक किताबों में बहुत ज़्यादा, आपकी किताब में मैंने देखा कि ग्राफिक्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है ताकि बच्चा उसे समझ सके। अदरवाइज ज़्यादातर की किताबें बहुत डायरेक्ट सा कंटेंट है, बच्चे का कभी इंटरेस्ट नहीं होता कि वो हज़ारों फैक्ट को रटता जाए। उसे कुछ विजुअल सपोर्ट आपको देना पड़ता है कि अगर आप कोई चीज़ समझा रहे तो उसके बगल में एक मैप बना दीजिए, आप उसके बगल में कोई पिक्चर बना दीजिए। तो यहाँ की किताबें नंबर एक छोटी हैं, मतलब इनकम्प्लीट हैं। नंबर दो, बहुत अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड किताबें हैं। तो छोटी हैं, आउटडेटेड किताबें हैं और बोरिंग किताबें हैं। इस कारण से इन किताबों को पढ़ करके बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर इन किताबों को पढ़ करके वो हर बार फेल होता है। मीडियम को लेकर आपका क्या विचार है? क्या इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं? हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, ये बात तो एक सच्चाई है कि इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन एमपीपीएससी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब जो हाल कभी यूपीएससी का हुआ करता था कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ने ऐसे कब्जा किया कि हिंदी मीडियम ऑलमोस्ट बाहर हो गया। अभी यहाँ ऐसी स्थिति तो नहीं आई है, पर जिस रेशियो में इंग्लिश मीडियम के बच्चे अप्लाई करते हैं और जिस रेशियो में सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ओवरऑल देखा जाए तो 15-20% से ज़्यादा नहीं है, पर सिलेक्शन में कई बार 40 से 50% लोग, ऊपर से टॉप पोजीशन तो मेजरली इंग्लिश मीडियम वाले लोग ले जा रहे हैं। तो यस, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इस कारण से मैंने ये भी सुना है बहुत सारे जो बच्चे हैं, सीनियर बच्चे जो दोनों मीडियम में कंफर्टेबल हैं, वो हिंदी मीडियम चेंज करके इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा रियायत से कॉपी चेक हो रही है, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, इस कारण से उनका सिलेक्शन हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास मानिए, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे, मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों को बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ये फ़र्क देखा है। इंग्लिश मीडियम बच्चों में 2-3 चीज़ें बहुत कमाल होती हैं। एक तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ के आया, वो स्कूल और कॉलेज ने उनमें जो ग्रूमिंग की है, उनमें जो कंपटीशन की भावना भरी है, उनमें जो जीतने की लत भरी है, वो हिंदी मीडियम में है ही नहीं। तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है। उसके स्कूल कॉलेज में इतनी कंपटीशन होती थी कि वो लिखना, पढ़ना, बोलना, रिसर्च करना इतना ज़बरदस्त समझ चुका है, तो वो स्किल सेट में बहुत अच्छा है। दूसरा, वो तमाम कॉम्पिटिशन्स को दे चुका है, इस कारण से उसे कॉम्पिटिशन के लिए लड़ना आता है, कॉम्पिटिशन के लिए रिसर्च करना, कॉम्पिटिशन का पागलपन है उसमें। और तीसरा, कंपटीशन का भाव, इसलिए उसमें जीतने की ललक है, जीतने का पागलपन है, इसलिए वो कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है। और इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा सिलेक्शन का एक और बड़ा कारण है, और वो ये है कि इंग्लिश मीडियम में
बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स नहीं है, बहुत सारी किताबें नहीं है। क्योंकि कोचिंगों के नोट्स, हिंदी मीडियम वाला बेचारा क्या करता है कि वो कोचिंग के नोट्स को भगवान मान करके केवल उसको रट के जाता है और वो पक्के तौर पे फेल होता है, क्योंकि किसी भी कोचिंग के नोट्स में अभी उतना डिटेल नहीं है जिससे एग्जाम निकाला जा सके। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के पास एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि इंग्लिश मीडियम में तो नोट्स ही नहीं है, इसलिए उस बच्चे को खुद रिसर्च करना पड़ता है, और जब वो रिसर्च करता है तो वो कुछ ऐसा ढूंढ लेता है जो कोचिंग वाले नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस कारण से इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हमेशा इंग्लिश मीडियम, ऑथेंटिक सोर्स से वो अपना कंटेंट ऑथेंटिक सोर्स से निकालता है, यूपीएससी की मटेरियल से निकालता है। इस कारण से वो हमेशा हिंदी मीडियम से एक्चुअली 2 कदम ऊपर रहता है। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ग्रूम्ड जाता है, स्किल्ड जाता है, फोकस्ड जाता है, कॉम्पिटिटिव जाता है, और उसके पास कंटेंट लीड भी है। इस कारण से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में। एमपीपीएससी में पीवाईक्यू की क्या भूमिका मानते हैं आप? पीवाईक्यू तो की है, वो तो उसके बिना तो वैसे भी आप एग्जाम को समझ ही नहीं सकते। और मैं ये कहूँगा कि आप जिस दिन तैयारी के टेबल पे पहुँचते हैं और जिस साल आपको एग्जाम देना है, सबसे पहले शुरुआत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नॉर्मली लोग, अच्छा एक बहुत अजीब सी चीज़ है, मध्य प्रदेश पीएससी का बच्चा पीवाईक्यू को करना क्या है वो ही नहीं जानता। वो क्या करेगा, पुराना पेपर उठाएगा, क्वेश्चन लगा के देखा, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, इतने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, इतने क्वेश्चन इससे आए। वो इसके बेसिस पे अनुमान भी लगा लेता है, अच्छा पिछले बार हिस्ट्री से कम आए थे, इस बार ज्योग्राफी से कम ज्यादा आएंगे। अरे भाई, ये नहीं है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ये देखने के लिए है कि एग्जाम में बदलाव क्या हो रहे हैं। आप एक ट्रेंड को पकड़िए पीवाईक्यू के बेसिस पे और अगले एग्जाम को प्रेडिक्ट करिए कि अगर ये क्वेश्चन इस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर नए नए फैक्ट आ रहे हैं तो हमें नए फैक्ट अब मिलेंगे हिस्ट्री में। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस का बदलता ट्रेंड पकड़ना है और उस ट्रेंड के आधार पर अगले साल के क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना है। मैं कहता हूं कि अगर आप हर एक क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे 20 क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सोचिए आपके 100 क्वेश्चन आते हैं एक साल। अगर आपने 5 साल के पेपर एनालाइज किए, मतलब आपके पास हुए 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन के अगर आपने 20 गुना क्वेश्चन तैयार कर लिए कि अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसे और 20 क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं एमपीपीएससी का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा अप्रोच वाली एग्जाम है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं भटक रहा है। पर दिक्कत यह है कि हम आसान क्वेश्चन देख करके समझ लेते हैं, पुराने पेपर में आसान क्वेश्चन देखा, अरे हमको तो पीएससी आता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आपकी तैयारी का डायरेक्शन देते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि अगले साल पेपर में क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है। और विश्वास मानिए एमपीपीएससी का अगला पेपर 100% प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आप अभी से बता सकते हैं कि फरवरी 2026 में होने वाले प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको पीवाईक्यू का सही एनालिसिस करना आता है तो। स्टूडेंट, आपका कहने का मतलब स्टूडेंट को जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करता पीवाईक्यू, वो करते हैं कि सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है, बहुत आलसी अनुमान लगाते हैं। बहुत आलसी बच्चे होते हैं, इन्हें पीवाईक्यू का एनालिसिस यूट्यूब पे ऐसे ही मिलता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का हिस्सा बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। अरे भाई, पीएससी ने खुद कह दिया कि 10 यूनिट है तो एवरेज हर यूनिट से 10 क्वेश्चन ही आना है, इसमें तुमने कौन सा ज्ञान ढूंढ लिया। ये नहीं है पीवाईक्यू, ये नहीं है पीवाईक्यू कि भाई मुगल से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मराठों से कम हो रहे हैं, ये नहीं है पीवाईक्यू। उनकी अप्रोच क्या है, उसका अप्रोच क्या है, आप अगर अप्रोच पकड़ लीजिए और मेरी बात मानिए 1:20, 5 साल के पेपर का 1:20 निकाल लीजिए, मतलब एक क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन निकाल लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आप प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं होंगे। जैसे आपने एक मजे की बात आपने देखो कि जैसे आपके पास बुक है, उसमें हमने पिछले 300 पेपर जो लेटेस्ट हुए हैं उन्हें पूरे एक अप्रोच पे काम किया है कि अलग अलग एग्जाम में पीएससी ने किस पैटर्न पे किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछा। मैं यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज पे जाना चाहूंगा, आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए। एक चीज जो बच्चे नहीं जानते, जो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आपको पता है एमपीपीएससी स्टेट सर्विस के अलावा कम से कम 15 परीक्षा और कराती है। बिल्कुल। ये जो 15 परीक्षा है, मान लीजिए उसमें एमपीजीके आना है हर परीक्षा में, या उसमें आईसीटी आना है हर परीक्षा में, तो एमपीपीएससी का तरीका ये है कि वो एमपीजीके के कुछ 5000 क्वेश्चन बनवाते हैं और बनाने वाले को एक अप्रोच देते हैं कि आपको इस अप्रोच के क्वेश्चन बनाने हैं, इस अप्रोच के क्वेश्चन बनाने हैं। वो 5000 क्वेश्चन एक जैसे अप्रोच के होते हैं और वही 5000 क्वेश्चंस में से एमपीपीएससी के स्टेट में भी आएगा, फॉरेस्ट में भी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएगा, सारे एग्जाम्स में वही क्वेश्चन बैंक आता है।
तो एमपीपीएससी हर साल कई बार 2-3 साल के लिए एक क्वेश्चन बैंक बनाती है और वही क्वेश्चन बैंक बार बार क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन बैंक से। अगर आपने एमपीपीएससी को निकालना है तो आप पिछले 2 साल में एमपीपीएससी द्वारा कराए गए हर एग्जाम के क्वेश्चंस देख लीजिए, आप अगला पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर जाएंगे। वही अप्रोच एज ए टेज रिसर्च हमने किया है। बिल्कुल, वो मैंने देखी है। अभी देखिएगा मार्च में जो लेटेस्ट बुक आने के बाद जो एग्जाम हुआ है 30 में से 27 क्वेश्चन एज ए टेज। बच्चों को लगे बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बुक में देखें यार ये बहुत सरल है। ये बहुत आसान अप्रोच है, पर दिक्कत ये है कि बच्चा आलसी होता है, उसे ये सब नहीं करना है। उसे ये सब भी कोई यूट्यूब वाला ही करके दे दे या कोई टीचर ही करके दे दे। और टीचर क्यों उसे बताएगा कि ये पढ़ लो इससे एग्जाम निकल जाएगा, फिर तुम टीचर की फीस क्यों दोगे? तो टीचर एक्चुअली पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो बच्चों को मक्कार, आलसी और मूर्ख बना के रखना चाहती है, क्योंकि अगर वो खुद उनका दिमाग खुल जाएगा, अगर वो खुद चीजें देख पाएंगे तो कुचुओं में क्यों जाएंगे। इससे कोई ये बताते नहीं है कि अप्रोच पेपर समझ लीजिए, आप अगला पेपर प्रेडिक्ट कर लेंगे। एमपीपीएससी सबसे प्रेडिक्टेबल परीक्षा है। हमने तो तब की स्रोत भी डाले, अप्रोच तो बताए, स्रोत भी डाले, आप खुद देख लो। बिल्कुल। क्या एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? मेरी राय होगी कि अगर आपके पास बहुत साल हैं, मतलब आपके पास परीक्षा में अभी 3 साल हैं, तो एनसीईआरटी छूना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। एनसीईआरटी जो है वो असल में आपको सब्जेक्ट को समझने में मदद करती है। तो अगर आपको खुद तैयारी करनी है, आपके पास बहुत अच्छे टीचर नहीं हैं, तो आप एनसीईआरटी से समझना शुरू कर सकते हैं। पर विश्वास मानिए, आज के बच्चे को एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी भी उनके लिए कठिन है, क्योंकि उन्हें कभी किताबें पढ़ी नहीं है। तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उससे आपके एग्जाम में कुछ आने वाला है ना। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे आपको जो सब्जेक्ट हैं वो समझ में आने लगेंगे। तो अगर आपको सब्जेक्ट किसी और तरीके से समझ में आ रहे हैं, अगर आपके पास टीचर है, अगर आपके पास कोई और रास्ता है, तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट एमपीपीएससी में काम कर रही है। एनसीईआरटी के कंटेंट से, उसमें जो है किताबों में, उससे एमपीपीएससी में कुछ नहीं आता है। एमपीपीएससी बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का और बहुत ही डिटेल्ड एग्जाम है, जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड कॉलेज लेवल की बुक पढ़नी होती है, एनसीईआरटी नहीं। तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आपके पास 3-4 साल का वक्त है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो एनसीईआरटी अच्छी किताब है, आप उसे पढ़ लीजिए। उससे आपकी विषय में रुचि विकसित हो जाएगी, आपको विषय की समझ डेवलप हो जाएगी। पर अगर एनसीईआरटी कठिन लगती है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन किताबों से ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, खाली है, तो पढ़ लीजिए। एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स को लेकर यदि बात की जाए, कितना महत्व है, कैसे पढ़ें, सोर्स क्या बेहतर हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर यदि चर्चा की जाए तो आपका क्या मानना होगा? मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ। 2 साल से एमपीपीएससी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो बदलाव ये है, 2024 का जो सिलेबस आया था, उसमें प्रीलिम्स में 5 यूनिट डायरेक्टली करंट अफेयर्स हैं। 5 यूनिट डायरेक्टली करंट अफेयर्स हैं। हमको लगता है केवल यूनिट 8 करंट अफेयर्स है, एक्चुअली यूनिट 9 पूरी तरह से करंट अफेयर्स है, यूनिट 7 पूरी तरह से करंट अफेयर्स है, यूनिट 6 तो इकोनॉमिक्स पूरा करंट अफेयर्स है, इवन यूनिट 5 करंट अफेयर्स है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 50% सेक्शन करंट अफेयर्स हो गया है, और एमपीपीएससी मेंस का मेरा मानना है कि करीब 40 से 50% सेक्शन करंट अफेयर्स हो गया है। आपका पूरा पेपर 4 करंट अफेयर्स है, आपका पूरा पेपर 3 करंट अफेयर्स है, आपके पेपर 2 में करीब 40% हिस्सा करंट अफेयर्स है। और ये जो करंट अफेयर्स है, यहाँ अजीब सी एक और चेंज आ गई है, उसको थोड़ा समझिए। और वो चेंज ये आया है कि ये करंट अफेयर्स वो कतई नहीं है जो आपको टेलीग्राम के पीडीएफ में मिल रहा है या जो आपको एक्चुअली नोट्स में मिल रहा है ना। ये वो करंट अफेयर्स है जो इस समाज के मुद्दे हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, देश की आर्थिकी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस कारण से एक करंट अफेयर्स अब आपका 50% सिलेबस है प्रीलिम्स में और मेंस में, और जिसका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है वो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अब तक एमपीपीएससी में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो ये करंट अफेयर्स को पूरा कर दे। इस कारण से मटेरियल को किनारे करो और 2-3 चीजों को गले लगाओ। आप अगर एमपीपीएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना डेली खाना खाना या पूरे टाइम ऑक्सीजन लेना। अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो जैसे आप जिंदा नहीं रह सकते, वैसे अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एमपीपीएससी नहीं निकाल सकते। बिना न्यूज़पेपर पढ़े एमपीपीएससी कभी नहीं निकल सकता। ये पहली कंडीशन है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आप जिस नौकरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी है, और मध्य प्रदेश सरकार ने सिलेबस ऐसा डिजाइन किया है कि आपको नौकरी में आने से पहले पता हो कि मध्य प्रदेश सरकार इस समय किन चिंताओं से गुजर रही है।
उसके बड़े कंसर्न्स क्या हैं, वो किस दिशा में काम कर रही है, उसकी कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को एकदम फॉलो करना शुरू कर दीजिए, स्टॉक करिए मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार की हर सोशल मीडिया पेज को, उनके टेलीग्राम चैनल को, उनके हर डिपार्टमेंट के इंस्टा पेज को, उनके यूट्यूब चैनल को और जनसंपर्क के अपडेट को लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है वही आपका सिलेबस है और वो कोई कोचिंग अपने नोट्स में, कोई किताब अपने उसमें नहीं लिख सकती। आप उसे रियल टाइम अपडेट कर सकते हैं अगर आप सरकार को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। तो अखबार पढ़े बिना एमपीपीएससी अब नहीं निकलेगा, सरकार को फॉलो किए बिना आप कभी भी अपडेटेड चीजें नहीं पा पाएंगे। और एक तीसरी चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में यह कहूंगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो भी समसामयिक विषय है, उन विषय, जैसे आपका पर्यावरण एक सिलेबस है, आप प्लीज पर्यावरण के जो कुछ बेस्ट सोर्सेस हैं उसको रेगुलरली फॉलो करिए। अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमी है तो आप मध्य प्रदेश के इकोनॉमी डिपार्टमेंट के, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के, प्लानिंग डिपार्टमेंट के जितने भी अपडेट हैं वो सारे फॉलो करते रहिए। तो पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा है मध्य प्रदेश सरकार के अपडेट और तीसरा है सेक्टोरल अपडेट्स। सेक्टोरल अपडेट का मतलब कि अगर आपके सिलेबस में आईसीटी है तो आईसीटी के कुछ एक दो वेबसाइट्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि आईसीटी में कल जो अपडेट हुआ है वो आपके पास हो। तो ये तीन काम अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत नहीं हुआ, और वो तभी होगा जब आप ये तीन काम करेंगे, और अगर आपने ये तीन काम नहीं किए, आप जितने नोट्स हैं सब रट लीजिए, आपका कभी भी ना प्रीलिम्स निकलेगा ना मेंस निकलेगा, और इंटरव्यू तो 100 में से 100% करंट अफेयर्स। अगर आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं है, और इंटरव्यू यहां बहुत बड़ा है, अगर आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं तो इंटरव्यू में भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स अब 50% है, तैयार करिए या घर बैठिए। एमपीपीएससी के भविष्य को आप किस प्रकार से देखते हैं? आपको क्या लगता है, वैकेंसी बढ़ेगी या इसी प्रकार से चलता रहेगा? एमपीपीएससी में मैं 25 साल से एमपीपीएससी को देख रहा हूं और उसके आधार पर एक भविष्यवाणी करता हूं कि अगले 2-3 साल में एमपीपीएससी में कंपटीशन ही नहीं बचेगा। कारण मतलब एमपीपीएससी जितनी कठिन है, अगले 2-3 साल में बेहद आसान हो जाएगी। कारण एमपीपीएससी का जो ये बदलाव है, इस बदलाव के कारण ज़्यादातर नॉन सीरियस लोग अब एमपीपीएससी नहीं देंगे, लेकिन सीरियस लोग एमपीपीएससी में आएंगे। नंबर 2, एमपीपीएससी में वैकेंसीज एक प्रशासनिक स्तर पे एक बड़ा निर्णय हुआ है, पता नहीं आपने सुना है आप लोगों ने या नहीं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक्चुअली प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी और प्रमोशन पर रोक हटा दी गई है। अब प्रमोशन पर रोक हट गई तो करीब 2,40,000 पद खाली हो रहे हैं। अगले 2-3 साल में 2,40,000 पद खाली हो रहे हैं, जिसमें कई हजार तो पीएससी ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, जिन्हें सरकार को रिक्रूट करना पड़ेगा। मतलब एक इतनी सुनहरी तस्वीर दिख रही है कि अगले 4-5 साल तक एमपीपीएससी में उतनी वैकेंसी आएंगी जितनी एमपीपीएससी में कभी देखी ही नहीं गई। आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर वो वैकेंसी एक साल में 1000 भी क्रॉस कर जाए तो अगले कुछ साल एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक तो कंपटीशन कम हो रहा है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैकेंसी बम्पर आने वाली है। कारण ये है कि एमपी गवर्नमेंट में ढेरों वैकेंसीज आ रही हैं, कारण क्योंकि प्रमोशन पर लगी रोक हट गई है और 2,40,000 पद खाली हो रहे हैं। ये पद सरकार पीएससी के थ्रू बहुत बड़ी संख्या में भरेगी। तो अगले 5-7 साल तो वारे न्यारे होने वाले हैं, हजारों की तादाद में आपको वैकेंसीज दिखाई देगी। स्टूडेंट्स को इस तैयारी को कब छोड़ देना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस दिन आप तैयारी शुरू करते हैं उस दिन एक डेट तय कर लीजिए, और वो डेट है एग्जिट डेट। आपको क्लियरली लिख लेना चाहिए कि इस दिन तक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा। एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, एमपीपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि आपकी तैयारी तभी छूटती है या तो आप सेलेक्ट हो जाएं या आप ओवर एज हो जाएं। अब ओवर एज होना यहाँ पर आपकी आधी जिंदगी है। आप 21 साल से लेकर के 40 साल तक एमपीपीएससी दे सकते हैं और कुछ केसेस में 45 साल तक। मतलब आपकी जिंदगी अभी ठीक ठाक 50-60 साल की होती है, उसमें से 25 साल तो आप एमपीपीएससी दे सकते हैं। और इसी कारण से ये एक ऐसा दुष्चक्र है एमपीपीएससी का कि एक बार कोई यहाँ आ गया तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एमपीपीएससी को आप जिस दिन तैयारी शुरू करें उस दिन आप एक क्लियर टाइम दे दें कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 साल देना है। और मेरा यह मानना है तमाम एग्जाम्स के लिए, तमाम काम के लिए, तमाम स्टार्टअप्स के लिए कि अगर कोई काम आपने शुरू किया, आप पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से अगर 1000 दिन दे रहे हैं और आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो या तो वो काम आपके लायक नहीं है या आप उस काम के लायक नहीं है। तो आपको एमपीपीएससी में अधिकतम 3 साल देना चाहिए। और वो 3 साल तब 3 साल होते हैं जब आपने पहले साल को ऐसे दिया हो जैसे आपको उसी साल टॉपर बनना था। अगर आप पहले साल अपनी 100% मेहनत करते हैं, सिलेबस पूरा कर लेते हैं, सब कुछ रट लेते हैं
और टॉपर की तरह एग्जाम देने जाते हैं और उसमें कुछ कमी रह जाती है और आप प्री में से इंटरव्यू में रुक जाते हैं, तो आप दूसरा साल करेक्टिव अटेम्प्ट दीजिए। पहले साल में पूरी ताकत लगाइए टॉप करने की, नहीं हुआ दूसरे साल में करेक्शन करिए, अपनी गलती सुधारिए और सिलेक्शन लीजिए। और उसके बाद तीसरा साल जो होता है उसे प्रमोशनल अटेम्प्ट कहते हैं। प्रमोशनल अटेम्प्ट का मतलब यह हुआ कि मुझे कोई पोस्ट तो मिल गई लेकिन मुझे चाहिए डीसी, तो डीसी के लिए मैं 1 साल और एग्जाम दूं। अगर आपका 2 साल तक प्री नहीं हो रहा है, आप अपनी 100% मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज 1 मिनट भी एमपीपीएससी में बर्बाद मत करिए। कोई टेक्निकल दिक्कत है आप में और एमपीपीएससी में। अगर आप लगातार 2 साल पूरी ईमानदारी से मेहनत करके प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं तो 2 साल बाद छोड़ दीजिए। और अगर आपने पूरी मेहनत करके 3 साल देख लिया और आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज आपके जीवन के 1000 दिन से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। ये इतनी भी बड़ी नौकरी नहीं है। आप कुछ और करेंगे तो पीएससी से बेटर करेंगे। क्या इस तैयारी को सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? सेल्फ स्टडी से बिल्कुल किया जा सकता है। उसके पीछे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये मैंने कहा बहुत आसान परीक्षा है। एमपीपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिस परीक्षा में आपके पास एक सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको तैयार करना है। उस सिलेबस को आपको एक समय के भीतर तैयार करना है, क्योंकि आजकल एमपीपीएससी में एक और चीज बदल गई है, वो ये है कि यहाँ की परीक्षाएं, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर यहाँ की परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ती। उनकी जो फिक्स डेट होती है उसी डेट पे परीक्षाएं होती हैं। तो एक एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी से 100% क्लियर किया जा सकता है, बशर्ते एक, आपको पता हो एग्जाम क्या है, आपको पता हो एग्जाम की डिमांड क्या है, आपको पता हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, आपको पता हो कि आप क्या बदमाशियां कर सकते हैं। अगर आप खुद को जानते हैं, अगर आप एग्जाम को जानते हैं, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को जानते हैं और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक ऐसी रणनीति है, एक ऐसा प्लान है, साल भर का प्लान, जिसमें आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, पूरे अनुशासन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, तो आप जंगल में रह करके भी एमपीपीएससी में टॉप कर सकते हैं। तो एमपीपीएससी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत पड़े, पर रेयर है एक क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ कि आप कौन है, दूसरा क्लैरिटी अबाउट एग्जाम की एग्जाम किस डायरेक्शन में बदल रहा है, एक क्लैरिटी अबाउट कॉम्पिटिटर की कॉम्पिटिटर किस तरह से चेंज हो रहा है। इन 3 चीजों को ध्यान में रख करके 1 साल का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाइए, एक दिन का टाइम टेबल फिक्स करिए और इतना सिस्टमैटिक, इतना डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करिए कि लोग आपको देख करके टाइम मिला लें कि आप इतने बजे पढ़ने बैठते हैं, इतने बजे आप सोने जाते हैं। वो अलार्म की जरूरत ना पड़े, किसी को आपको टोकने की जरूरत ना पड़े, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप में तगड़ा डिटर्मिनेशन है, अगर आप में तगड़ा डिसिप्लिन है और अगर आप में अच्छी कंसिस्टेंसी है, तो आप कहीं भी रह करके एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स समझते हैं कि यदि यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो एमपीपीएससी आसान हो जाता है। क्या ऐसा संभव है? इसके 2 पक्ष हैं। मैं बहुत क्लियरली ये चीज कहूंगा, यूपीएससी में टॉप करने वाला एमपीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता, लेकिन यूपीएससी में फेल होने वाला एमपीपीएससी में टॉप कर जाता है। ये तो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी की तैयारी करने वाला यूपीएससी में अगर फेल हो गया तो वो पक्का एमपीपीएससी निकाल लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यूपीएससी की तैयारी करने वो गया तो था, पर उसमें यूपीएससी के अप्रोचेस नहीं थे। उसने यूपीएससी का अप्रोच ना होने के कारण वो यूपीएससी में फेल हो गया, पर उसने यूपीएससी में सब्जेक्ट की डिटेलिंग बहुत कर ली, उसने राइटिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप कर ली, उसको मेहनत करने की आदत हो गई, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऐसा व्यक्ति जो यूपीएससी में फेल हो गया है वो पक्का एमपीपीएससी में टॉप करता है। और आप देख लीजिए पिछले जो कुछ सालों के टॉपर्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि वो ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करके आए, अधिकतर डिप्टी कलेक्टर हैं, अधिकतर डिप्टी कलेक्टर यूपीएससी की तैयारी से आए, क्योंकि यूपीएससी के कारण उनके सब्जेक्ट की डिटेलिंग अच्छी है, उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उनमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। लेकिन यूपीएससी में जो टॉप करेगा वो एमपीपीएससी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यूपीएससी एक अलग स्किल सेट की डिमांड करती है, वो एक थॉट प्रोसेस की डिमांड करती है, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करती है, जबकि ये परीक्षा बहुत अलग तरह की डिमांड करती है। ये आपको लेबोरियस होने की डिमांड करती है, ये चाहती है कि आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ करके याद भी की हो। एमपीपीएससी याद करने की परीक्षा है, यूपीएससी समझने की परीक्षा है। यहां पर आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, वहां पे आपको स्पॉन्टेनियस सोच करके लिखना है। तो यूपीएससी अलग स्किल सेट है, एमपीपीएससी अलग स्किल सेट है। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर यूपीएससी का फेल्ड बच्चा है और उसने यूपीएससी की दिल से तैयारी की थी तो एमपीपीएससी में टॉप कर जाएगा। क्या एक एग्जाम के साथ अन्य एग्जाम की तैयारी की जा सकती है? इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होती। कभी भी आपको एमपीपीएससी के अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। एक तो आप यहाँ गड़बड़ पता क्या कर रहे हैं? जैसे सर एमपीपीएससी में ही अन्य प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक तो हर एग्जाम अपने आप में बहुत अलग है,
हर एग्जाम का अपना एक कॉम्पिटिटर ग्रुप है जो सालों से केवल उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अगर किसी ने एक परीक्षा को कई साल से तैयार करके रखा हुआ है, उससे आपको हराना है, और आपने 1 महीने पहले जब नोटिफिकेशन आया तब आपने पढ़ना शुरू किया, तो वो जीतेगा या आप जीतेंगे? और ऊपर से आपने हर महीने यहाँ मौसमी बरसात होती रहती, बेमौसम बरसात होती रहती, कभी सब इंस्पेक्टर आ जाता है, कहीं एफएसओ आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। तो होता यह है कि आप बंदर की तरह कभी ये एग्जाम में लग जाते हैं, एग्जाम का सिलेबस समझते समझते एग्जाम हो जाता है, तो आप कभी एग्जाम देते हैं, कभी वो एग्जाम देते हैं, कभी तीसरा एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम में आप 100% नहीं देते, और जो आपका मुख्य एग्जाम है उसको तो आपने कभी वक्त दिया ही नहीं। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको एक बार में एक ही एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप तैयारी एक परीक्षा की करिए, जब आपकी 100% तैयारी हो जाए तो उस सिलेबस से मैच करते हुए एग्जाम दीजिए। मतलब दूसरे एग्जाम उन्हें देना चाहिए जो कम से कम मेंस लिख चुके हैं। अगर तुम्हारा प्री ही नहीं निकल रहा है तो तुम पीएससी में कहीं नहीं हो, तो तुम जहां पीएससी में फेल हुए तो वहां भी तुम्हें फेल ही होना है। पहले 1 साल और कोई एग्जाम मत दीजिए, पहले 1 साल सिलेबस पूरा करिए और कम से कम मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच जाइए। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद आपको अगले साल पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप इस तरह के थोड़े मोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उनको ही अदर एग्जाम देना चाहिए जिनने कम से कम 1 या 2 बार मेंस दे दिया है। अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो आपका अदर एग्जाम में भी नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैंने इतने समय से मध्य प्रदेश में देखा, पिछले बार सब इंस्पेक्टर वही निकले थे जिनने कम से कम 3 एमपीपीएससी मेंस दिए थे, क्योंकि वो लोग जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है वही इतना डाइवर्जन कर सकते हैं। बाकी लोग तो यहां से वहां जा रहे हैं, ना उन्होंने एमपीपीएससी तैयार किया, ना वहां तैयारी की, यहां नॉन सीरियस है, वहां नॉन सीरियस रहेंगे, यहां फेल हुआ वहां भी फेल हो। क्योंकि ये सवाल पूछने का तात्पर्य था, कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे जिनका प्रीलिम्स सिविल सर्विस में क्लियर हुआ 4-5 बार, मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद फाइनल नहीं हो रहा था, लेकिन फॉरेस्ट में किस्मत आजमाई तो रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। उसका बड़ा कारण आप बताइए क्या है? बड़ा कारण सिर्फ ये है कि वो फैक्ट में बहुत अच्छे हैं पर लिखने में अच्छे नहीं है। तो उनने तैयारी पूरी कर ली है, उनका जीएस का पार्ट बहुत अच्छा है, तब तो फॉरेस्ट का प्रीलिम्स क्लियर करना मतलब आपको स्टेट सर्विस से ऊपर स्कोर चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनका प्रीलिम्स का तैयारी पूरी हो गई है, मतलब वो फैक्चुअल चीजें याद कर चुके हैं पर उनसे लिखा नहीं जा रहा है। तो वहां पर एक स्किल गैप आपको दिख रहा है। अगर आप लिखने में अच्छे नहीं है, आपके फैक्ट अच्छे हैं, तो आप स्टेट दे दीजिए। लेकिन सोचिए कि किसी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, स्टेट प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, और वो फॉरेस्ट को टारगेट करे तो नहीं होगा। तो आप पहले एक लेवल अचीव करिए और उसके बाद फिर देख लीजिए कि इसके साथ आप कौन सी चीज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर है, एफएसओ, कई प्रकार के विकल्प परीक्षा रहती है वनडे एग्जाम। क्या सर इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन होता है? 2-3 प्रकार की चीज़ें सामने आई हैं। कई लोग सोचते हैं कि आइडियोलॉजी को लेकर, यदि आपकी आइडियोलॉजी मैच करती है बोर्ड में तो हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल जाएं, या आपका संबंध अच्छे हैं, कहीं पकड़ अच्छी है पैसे देकर, ये सारी कास्ट को लेकर, इसका कोई फ़र्क पड़ता है क्या बोर्ड में? देखिए, ये अफवाहें जब से एमपीपीएससी हो रहा है या यूपीएससी हो रहा है तब से अफवाहें हमेशा रही हैं। पर मैं 25 साल से देख रहा हूँ और मैंने शायद 300-400 बच्चों को सेलेक्ट होते देखा जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जिनकी हालत इतनी भी नहीं थी कि वो कभी 10,000 रुपये भी किसी को दे सकें, और वो लोग सेलेक्ट हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं ये तो कभी नहीं मान सकता कि पैसे का कोई असर होता है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि एमपीपीएससी में पैसे दे करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये केवल एक कोरी अफवाह है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतने गरीब बच्चों को सेलेक्ट होते देखा, और वो भी हायर पोजीशन पे सेलेक्ट होते देखा। मुझे नहीं लगता कि पैसे के आधार पे यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ता है। एक दूसरा जो वो है कि क्या कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर फर्क पड़ता है, मैं इसे पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। हमको ये इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कास्ट के इंटरव्यू अलग अलग रखे जाते हैं। मतलब पहले आप जनरल या पहले ओबीसी या पहले SC ST कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे कास्ट के करते हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि जब आप एक ही कास्ट, हमारे यहाँ अलग अलग सोशल बैकग्राउंड्स हैं, जब आप एक ही सोशल बैकग्राउंड्स के बच्चों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उनके बारे में आपकी एक राय बन जाती है, ओपिनियन बन जाता है, बोर्ड का ओपिनियन बन जाता है। तो बोर्ड, भाई ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है इंटरव्यू। अगर बोर्ड का कोई ओपिनियन इस तरह का बन रहा है और उसके बेसिस पर वो कम मार्किंग या ज़्यादा मार्किंग कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कास्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है सिमेट्री ऑफ सोशल बैकग्राउंड, मतलब एक जैसे सोशल बैकग्राउंड के लोग हैं, एक जैसे पीयर्स के लोग हैं। इसलिए यहाँ पे मतलब इस टाइप से नहीं किया जैसे यूपीएससी में होता है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। अब ये एमपीपीएससी का वो है, मेरे ख्याल से उन्हें भी कर लेना चाहिए। इन्हें भी जो ये कास्ट के बेसिस पे बुलाते हैं, ये बुलाना बंद कर देना, चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, ये बुलाना बंद कर देना चाहिए। लोगों के दिमाग में कई जगह कई स्टेट ऐसे हैं जो सरनेम हटा देते हैं
और सरनेम हटा करके फिर जैसे इंटरव्यू में यूपी। आप यूपी में सरनेम नहीं लिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जहाँ भी, चूंकि ये परीक्षाओं पर लोगों का बहुत भरोसा है, लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, दाव पे लगा देते हैं इन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, तो कहीं भी अगर लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए इस तरह के कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो एक पैसे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन मुझे समझ में नहीं आता, कभी समझ में नहीं आता। जो तीसरी चीज़ है उस पर मैं थोड़ा सा जरूर बोलना चाहूँगा, और वो होगा आइडियोलॉजी को मैच करना। हमको कई बार ऐसा लगता है कि देखिए, हमको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, पर विश्वास मानिए, हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये हम किसी काम के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। वो काम है सरकार को संभालना, सरकार की इंपॉर्टेंट पोस्ट को संभालना, और सरकार की जो डायरेक्शन है, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, अगर भारत सरकार विकसित भारत के लिए काम कर रही है, अगर वो काम कर रही है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो या पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाए, अगर वो काम कर रही है कि हम किसी भी तरीके से एक स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ चले जाएं, तो ये हमारी सरकार की दिशा है। ये किसी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, ये सरकार की दिशा है, सरकार के सोचने का नजरिया है। और वो डेफिनेटली ऐसे लोगों को ज़्यादा मार्क्स देंगे जो सरकार की इस आइडियोलॉजी, इस डायरेक्शन, सरकार के इन कंसर्न्स, इन प्राथमिकताओं को जानते हों, समझते हों और उनका समर्थन करते हों। इस कारण से कई बार ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा सरकार के जैसे थॉट रखते हैं, सरकार जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं, उनको ज़्यादा मार्क्स इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि सरकार को भी अल्टीमेटली यही चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जो सरकार के गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, सरकार के कंसर्न, सरकार की चिंताओं, सरकार की प्राथमिकताओं के साथ जो असल में जुड़ सके, जो उन चीज़ों को समझता हो, वैसा व्यक्ति सिस्टम के लिए ज़्यादा सटीक होता है। इसलिए ऐसे लोगों को कई बार मार्क्स ज़्यादा मिलते दिखते हैं, जो मुझे गलत नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो उनकी किसी और आइडेंटिटी के कारण है, उनकी सोच और सरकार की सोच के मैच होने के कारण उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करें? देखिए, इंटरव्यू जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू को आप कभी मेंस में सिलेक्शन होने के बाद तैयार नहीं कर सकते। उसे आपको पहले दिन से, जब से होश संभाला है तब से ही तैयारी उसकी शुरू हो जाती है। मतलब कुछ लोग 15-20 साल से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तब से वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, चीज़ों को समझना, चीज़ों के बारे में ओपिनियन बनाना, चीज़ों से अपडेटेड रहना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखना, ये ओवरऑल व्यक्तित्व है, ये ओवरऑल पर्सनालिटी है। तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा है, आपका व्यक्तित्व चेक किया जा रहा है, और उसके व्यक्तित्व में आपकी अवेयरनेस चेक की जा रही है। आप कितने अपडेटेड हैं, आप कितने खुश हैं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों से कितने कनेक्टेड हैं, आप किसी चीज़ को लेकर कितने कंसर्न होते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कितने जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। ये सब चीज़ें इंटरव्यू में चेक की जाती हैं, और ये आपकी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट है जो एक्चुअली सालों में विकसित होता है। और उसका पहला प्रिंसिपल मैं ये कहूँगा कि द डे यू आर इन क्लास 10th, क्लास 12th और इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, द डे यू डिसाइडेड कि आपको सर्विसेज में आना है, सिविल सर्विसेज में आना है, आप अपने सोचने, समझने, उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने का तरीका बिल्कुल एक IAS अधिकारी की तरह कर लीजिए, क्योंकि हर अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की सोच अलग अलग होती है। तो आप अपने व्यक्तित्व को IAS अधिकारी की तरह अभी से डेवलप करना शुरू कर दीजिए। और जो इंटरव्यू की, अगर हम इन जनरल तैयारी की बात करें, तो इंटरव्यू का मेजर पार्ट करंट अफेयर्स होता है, और करंट अफेयर्स में भी फैक्ट नहीं पूछा जाता है, आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में जो चल रहा है, अगर दुनिया में कोई भी एक चीज़ चल रही है कि हमारे देश में परिसीमन पर विवाद चल रहा है, तो आपको ये ना पता होना चाहिए कि परिसीमन कब होगा, किस साल होगा, ना, आपको पता होना चाहिए कि विवाद की जड़ क्या है और देश हित में इसका क्या समाधान है। तो आपको एक्चुअली मुद्दों की समझ होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स के मुद्दों की समझ होनी चाहिए, गहरी समझ होना चाहिए, क्योंकि उसी पर काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आज के समय में 2025 में आप जी रहे हैं और 2025 में कौन से बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे अगर आपको नहीं पता है तो आप देश को कैसे लीड कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा, एक व्यक्तित्व का निर्माण उसी दिन शुरू कर दीजिए, एक IAS अधिकारी की तरह सोचना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए जिस दिन आपने तय किया कि आपको सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। नंबर 2, आप करंट अफेयर्स में जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हें पूरा समझिए, उनके बारे में सोचिए, ताकि उनके बारे में आपकी राय हो, अगर कोई समस्या है तो आपके पास उसका समाधान हो। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो भी हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसे डैफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये माना जाता है कि इंटरव्यू पूरी तरह से उसी पर बेस्ड होता है। हालांकि रेयर ऐसा होता है कि डैफ पे क्वेश्चंस आए, आजकल डैफ से बाहर आते हैं क्वेश्चंस। डैफ आपका अब तक का पूरा जीवन है, आप कहाँ पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम, आपके गांव का नाम, आपके तहसील जिला का नाम, आपके प्रदेश का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल के सब्जेक्ट, उसका परसेंटेज, कॉलेज, हॉबी, सब कुछ उसमें लिखा होता है।
ये सारी चीज़ें जब हुई तब आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। तो आपको इस आधार पे जज नहीं किया जाएगा कि तुम कहां पैदा हुए, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारा जिला क्या है, इस आधार पे तुम्हें जज नहीं किया जाएगा। केवल एक आधार पे जज किया जाएगा कि तुम जहां पढ़े, जहां रहे, जहां पैदा हुए, जो तुम्हारा सरनेम है, जो तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन है, तुम उसको लेकर के घमंड से जी रहे हो या नहीं, तुम अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कितने खुश हो, तुम्हारी जो पहचान है उस पहचान को तुम जानते हो या नहीं जानते हो, और जो भी तुम्हारी पहचान है उस पहचान को तुम घमंड से जी पा रहे हो या नहीं जी पा रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस से जी पा रहे हो नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हें तुम्हारे नाम, तुम्हारे सरनेम, तुम्हारे गांव के नाम से, तुम्हारे स्कूल के नाम से, तुम्हारे सब्जेक्ट, तुम्हारे मीडियम को लेकर के तुम्हें शर्म महसूस होती है, तो इंटरव्यू बोर्ड तुम्हें कोई मार्क्स नहीं देगा। तो जो भी है वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो है उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हो। तो अपनी पहचान को अच्छे से जियो, करंट अफेयर्स के मुद्दों पे लगातार डिस्कशन करो, और जो भी चीजें पढ़ो, लिखो, सोचो, उसे एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचना समझना शुरू कर दो। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाएंगे। एक दिन भी तैयारी किए बिना मॉक इंटरव्यू एक आध दे देना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश पीएससी में मॉक इंटरव्यू की क्वालिटी इतनी खराब है, इतनी खराब क्वालिटी है कि उनके इंटरव्यू और एमपीपीएससी के एक्चुअल इंटरव्यू के बीच में 3 दशक का अंतर आ गया है। तो अगर मॉक आपको जाना है, केवल अपना डर दूर करने के लिए चले जाइए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू नहीं देने चाहिए। अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेंस में एक एक नंबर, आधा नंबर बढ़ाने में आपको बहुत मेहनत लगती है, पर इंटरव्यू में अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप एक झटके में 100 नंबर की बढ़त ले लेते हैं। मतलब आप फेल होने से लेकर के टॉप करने के रेंज में आ सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सिलेक्शन तक का समय दिया और इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। यदि आपके अभी भी कोई प्रश्न छूट रहे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। और भी यदि आप डायरेक्टली कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया से डायरेक्ट जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सअप के माध्यम से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।